सो वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे इज़ अवर टॉपिक कोल्ड वॉर। आज हम कोल्ड वॉर पे डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर कैसा था, क्या था और किन कंट्रियों के बीच में ये कोल्ड वॉर हुआ है। और ये वर्ल्ड पॉलिटिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर तरह के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये उन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो इस वक्त क्लास 12th में है, क्योंकि उनकी भी वर्ल्ड पॉलिटिकल की जो बुक है उसमें ये टॉपिक ऐड है। फर्स्ट चैप्टर ये कोल्ड वॉर, तो वो भी ये देख सकते हैं और अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोल्ड वॉर। देखिए, देयर आर 4 फेज ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को 4 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज इसका है 1946 से 1953, सेकेंड है 1953 से 1963, थर्ड है 1963 से 1979 या 1980 भी, इसको 1980 भी माना जाता है। फोर्थ और लास्ट फेज इसका जो है वो है 1980 से 1989 या 1991। 1991 क्यों? क्योंकि उस समय फाइनली यूएसएसआर का डिसॉल्वेशन हो गया था, इसलिए कुछ हिस्ट्रीशियन इसको 1991 भी मानते हैं। तो देखिए, तो ये इसके 4 फेज हैं, या इसको 4 पार्ट आप बोल सकते हैं। तो अब अगर हमको कोल्ड वॉर समझना है तो सबसे पहले तो हम इसको पीछे की कुछ कंडीशनें समझनी पड़ेगी, तभी हमको कोल्ड वॉर अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कोल्ड वॉर, लेट अस अंडरस्टैंड सम हिस्ट्री ऑफ यूरोप बिहाइंड इट। तो हम देखते हैं कि यूरोप की आखिर इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, तो हम कोल्ड वॉर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन वॉज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटेन वर्ल्ड की सुपर पावर था। जिस तरह से ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उस तरह से ब्रिटिशों ने कई और कंट्रियां भी थी, उनको भी अपनी कॉलोनी बना रखा था। और फाइनली ब्रिटिशों का बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में भी फॉलो किया जाता था, और अलग अलग जो उनकी कॉलोनियां होती थी ना, वहां पर भी ब्रिटिशों का बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया जाता था। और ब्रिटेन ने कई कंट्रियों को अपनी कॉलोनी बना के रखा था। और ब्रिटेन क्यों कॉलोनी बना के रखा था? क्योंकि वो सुपर पावर था, उसके पास हर तरह के रिसोर्सेस थे, हर तरह के उस समय वेपन्स थे। तो वो उन कह सकते हैं वेपन्स की, और कह सकते हैं हर तरह के रिसोर्सेस की हेल्प से अलग अलग जगह कह सकते हैं जाते थे, अटैक करते थे और जगह को ऑक्यूपाई कर लेते थे। हालांकि इंडिया में तो वो ट्रेड करने के कह सकते हैं बहाने से आए थे, पहले उनने ट्रेड किया था, लेकिन जब इंडिया के पॉलिटिकल कह सकते हैं कंडीशन बहुत वीक हो गई थी, उस वक्त उन्होंने भारत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया था। लेकिन हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तो ब्रिटेन सुपर पावर ही माना जाता था। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। देखिए, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और ये वॉर कह सकते हैं बहुत बड़ा वॉर था। इसके पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतना बड़ा वॉर तो कभी नहीं हुआ था, तो इसको ग्रेट वॉर भी कहते थे। और इस वॉर में अबाउट 37 कंट्रियों ने पार्टिसिपेशन किया था। मतलब जो 1914 का वॉर हुआ था उसमें 37 कंट्रियां आपस में फाइट कर रही थी, और ये वॉर हुआ था यूरोप में। तो पूरी तरीके से जब ये वॉर कह सकते हैं 4 साल तक कंटिन्यू चला था, तो 4 साल तक ये हर तरह के वेपन्स से इन कंट्रियों ने एक दूसरे पर कह सकते हैं अटैक कर दिया था। तो यूरोप की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, यूरोप की इकोनॉमी पूरी गिर चुकी थी। यूरोप में जितनी भी कंट्रियां हैं, ऐसी कोई कंट्री नहीं बची थी जिसकी कंडीशन खराब ना हुई हो। हर कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी थी, उनके रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ देखिए, ब्रिटेन भी यूरोप में है, तो ब्रिटेन को भी कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत फर्क पड़ा था। उनकी भी कंडीशन तो खराब थी, लेकिन ब्रिटेन क्या करता था उस समय, जितने भी उसके आर्मी के एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, जितने भी खर्चे हुआ करते थे, उनको वो पूरा कहाँ से करते थे, वो खर्चे कहाँ से करते थे? तो वो इंडिया और इंडिया के जैसी जो भी कॉलोनियां उनकी होती थी, वहां पे टैक्सेशन बढ़ा बढ़ा के कह सकते हैं अपनी आर्मी के एक्सपेंडिचर निकाला करते थे। तो ब्रिटिशों को फर्क तो पड़ा था कि हाँ, वॉर का कह सकते हैं उनकी भी कंडीशन खराब हुई, लेकिन इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था कि वो पूरी तरीके से कह सकते हैं उनकी कंडीशन खराब हो गई हो। और दूसरी बात, जैसे ही वॉर खत्म हुआ था उसके बाद भी इन्होंने इंडियंस पे काफी ज्यादा टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया गया था, और अपने जितने भी लॉस उस वॉर में हुआ था वो कह सकते हैं वापस इन्होंने इक्वल कर लिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका तो था, लेकिन हाँ, ये फिर भी उस कह सकते हैं झटके से उभर गए थे, बहुत जल्दी इन्होंने वापस प्रोग्रेस कर ली थी। लेकिन हाँ,
कंडीशन तो खराब हो गई थी इनकी। इन 1917 रशिया रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। देखिए 1917 में रशिया में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ था। रशिया में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? ये वहां के मोनार्की रूल के अगेंस्ट, क्योंकि मोनार्की रूल हुआ करता था ना वहां पे, राजा ही राज करता था, जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करता था वो सबको फॉलो करना पड़ते थे। तो फाइनली वहां पे भी लोगों ने रशिया में भी एक डेमोक्रेसी की डिमांड करी थी कि अब हमको फाइनली राइट्स चाहिए। तो फाइनली राइट्स की डिमांड करी और अब उनने कह दिया था वहां के जो पब्लिक थी, हमको मोनार्की रूल बिल्कुल पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाए। तो वहां पे कह सकते हैं मोनार्की रूल के अगेंस्ट और अपने अपने राइट्स की डिमांड वहां के लोगों ने की थी। और काफी बड़ा एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके बाद पूरी तरीके से मोनार्की रूल को वहां पे एबॉलिश कर दिया जाता गया था कि वहां का जार राजा था तो वो जार को हटा दिया गया था और पूरी तरीके से वो कह सकते हैं एक मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करा था। लेकिन देखिए यहाँ पे ये मोनार्की सिस्टम एबॉलिश तो हो गया था रशिया में 1917 के रिवॉल्यूशन में, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एक और लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। वो लड़ाई क्या थी? देखिए रशिया में दो कह सकते हैं तरह के लोग थे, एक मेंशविक थे और एक बोल्शविक थे। रशिया में मेंशविकों का ये कहना था कि जब रशिया में मोनार्की रूल पूरी तरीके से एबॉलिश होगा उसके बाद में हम फाइनली रशिया को एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे और यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा जिसे कैपिटलिज्म भी कहते हैं। दूसरी ओर बोल्शेविक थे जिनका मानना था कि नहीं, रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री बनेगा, हम हमारे देश को एक साम्यवादी कह सकते हैं कंट्री डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम एबोलिश तो हो गया था लेकिन फिर भी वहां पे कंटिन्यू 4 इयर्स तक ये बोल्शेविक और मेंशविक में कह सकते हैं एक सिविल वॉर हुआ था। मेंशविक कौन थे? जो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम एबोलिश होने के बाद में एक डेमोक्रेसी फॉलो हो, और बोल्शेविक वो थे जो कहते थे डेमोक्रेसी की कोई जरूरत नहीं है, बस लोगों को इक्वल राइट्स दे दिए जाएंगे और हमारी कंट्री को हम फाइनली कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर करेंगे। तो ये बोल्शेविक और मेंशविक में अपनी अपनी थॉट को लेके कंटिन्यू 4 साल तक सिविल वॉर चला था और 1922 में ये वॉर पूरी तरीके से सिविल वॉर खत्म हुआ था जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन हाँ ये बात है कि फाइनली ये सिविल वॉर बोल्शेविक और मेंशविकों का खत्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, मेंशविकों को उस समय यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट था। अब ये यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस मेंशविकों को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ये खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रशिया में मोनार्की सिस्टम एबोलिश होने के बाद में वहां पे एक कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। इसलिए इन्होंने रशिया में उन लोगों को सपोर्ट किया था जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। लेकिन यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस इनके सपोर्ट के बाद भी फाइनली बोल्शेविक जीत चुके थे जो ये कहते थे कि हम कम्युनिस्ट कंट्री बनाएंगे। तो 4 साल में तक ये कंटिन्यू वॉर चला और फाइनली बोल्शेविकों की जीत हुई और रशिया बन गया कम्युनिस्ट कंट्री और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री थी और आज भी है, और कह सकते हैं सबसे फर्स्ट कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री बनी थी और दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म किया था इनने। तो इसको कारण जो वेस्टर्न कंट्रियां थी ना, वेस्टर्न कंट्रियों ने इसको कभी कह सकते रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी थी उस समय। इसको कहा गया था यूएसएसआर क्योंकि ये रशिया था, लेकिन बाद में इसमें 14 अलग अलग छोटे छोटे स्टेटों को जोड़ लिया गया था और फाइनली ये बना था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था और सबसे पहली कम्युनिस्ट कंट्री थी वर्ल्ड की। तो वेस्टर्न कंट्रियां बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि रशिया में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो जाए और यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस इन्होंने इसको मान्यता भी नहीं दी, रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं दिया था। यूएस तो मानता ही नहीं था कि हम इसको कम्युनिस्ट कंट्री मानते हैं। तो इनके बीच में कह सकते हैं जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर अब हम इसको यूएसएसआर बोलेंगे क्योंकि रशिया पहले था लेकिन अब 14 सब नेशनल पार्ट इसमें मिल चुके हैं, तब ये बना है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और यूएस के रिलेशन बस यहां से कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि यूएस कहता था हम कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है और आपने अपनी कंट्री को जबरदस्ती कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर लिया। तो इनके रिलेशन कहीं ना कहीं यहां से बिगड़ना स्टार्ट हुए थे। लेकिन 1935 में यूएसएसआर और यूएस, यहाँ मैंने रशिया लिखा है लेकिन इसको आप यूएसएसआर ही समझना क्योंकि ये यूएसएसआर है। तो 1935 में फाइनली यूएसएसआर एंड यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगन टू फॉर्म। यूएसएसआर और यूएस के डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने की शुरुआत हो गई थी 1933 से 35 में। लेकिन क्यों रिलेशन इनके वापस डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने की शुरुआत हो गई थी? क्योंकि यूएस तो कभी पसंद ही नहीं करता था ना। उस समय की कंडीशन यूरोप की ऐसी हो गई थी कि देखिए यूरोप में वापस ऐसा लगने लगा था कि कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर वापस हो सकता है।
फर्स्ट वर्ल्ड वार ये पहले ही झेल चुके थे, उसके कारण यूरोप की पूरी हालत खराब थी। अब कोई भी कंट्री बिल्कुल नहीं चाहती कि सेकंड वर्ल्ड वार जैसी कोई कंडीशन बने, लेकिन यूरोप में कंडीशन ऐसी बनने लगी थी, क्योंकि हिटलर जिस तरीके से कह सकते हैं वहां पे यहूदियों पे एट्रोसिटी कर रहा था, उनका कत्लेआम कर रहा था, और उसने वर्साई की ट्रीटी भी मानने से मना कर दी थी। और उसका कहना यह था कि मैंने हर उस कंट्री पे मैं अटैक करूंगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे अगेंस्ट थी। तो हिटलर की मनमानी के कारण यूरोप में कुछ ऐसी कंडीशनें बन गई थी जिसके कारण सबको ऐसा लगने लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो सकता है। तो इसी के कारण वापस यूएसएसआर और यूएस के एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो इनके रिलेशन कहीं ना कहीं बनने की एक स्टार्टिंग थी। अब फाइनली देखिए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि यूरोप में कंडीशन बनने लगी थी ना सेकेंड वर्ल्ड वार हो सकता है, तो फाइनली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत भी हो गई थी। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था इसमें अबाउट 61 कंट्रियों ने ज्वाइन किया था इस वार को। पहले तो 37 कंट्रियां थी, लेकिन अब तो 61 कंट्रियां हैं। और अब तो और मॉडर्न वेपन्स आ चुके हैं सबके पास, और ये कंटिन्यू 6 साल तक चला था। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ना, ये कंटिन्यू 6 साल तक चला है, 6 ईयर्स तक, और 1939 से 1945 तक। और फाइनली इस सेकेंड वर्ल्ड वार में ही इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी यूरोप की और यूरोपियन कंट्रियों की कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, उनकी खुद की हालत खराब थी। इस बार तो ब्रिटेन की भी हालत खराब हो चुकी थी, ब्रिटेन की भी पूरी तरीके से इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी। और इस बार तो उनको ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था कि जिस तरह से वो दूसरी बार अपनी इकोनॉमी को वापस डेवलप कर लें। तो फाइनली पूरी तरीके से ये भी यूरोप में हुआ और 61 कंट्रियों ने उस समय के मॉडर्न वेपन्सों से फाइट करी है, और ये बहुत बड़ा वॉर था। तो 1945 में जब ये वार फिनिश हुआ था तो इसके बाद तो ये कंडीशन बन गई थी यूरोप की कि अब यूरोपियन कंट्रियों की कंडीशन पूरी खराब हो चुकी है, इनको इकोनॉमी गिर चुकी है, फॉल डाउन हो चुकी है पूरी तरीके से। और तो यहां से कह सकते हैं कि अब जो ब्रिटेन जो कभी सुपर पावर हुआ करता था, अब यहां से ब्रिटेन के पास से वो सुपर पावर का जो क्राउन था ना वो जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की तो खुद की हालत खराब हो गई है। तो सुपर पावर जो है अब ब्रिटेन नहीं रहा है, अब उसकी हालत खराब हो गई। और फाइनली जो 1945 में जो वॉर एंड हुआ था ये किसके कारण हुआ था? ये तो यूएस के कारण हुआ था ना। क्योंकि क्या हुआ था, यूएस ने ही तो जब जापान पे 2 न्यूक्लियर अटैक करे थे उसके बाद ही तो जापान ने सरेंडर किया था। उसके पहले तो जापान सरेंडर करने को ही तैयार नहीं था, किसी भी कंडीशन में जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। और माना जाता है कि अगर उस समय यूएस न्यूक्लियर बम डेवलप नहीं करता तो हो सकता है ये वॉर कभी खत्म ही नहीं होता और जापान सरेंडर ही नहीं करते। तो फाइनली देखा जाए तो जीत किसके कारण हुई थी? यूएस के कारण। तो जब यूएस के कारण जीत हुई है और फाइनली उसने ही न्यूक्लियर बम डेवलप करे, तो अब सुपर पावर कौन बन रहा है? यहां से एक नई कह सकते हैं टाइम पीरियड की स्टार्टिंग हो रही है ना, कि सुपर पावर तो अब यूएस बन रहा है क्योंकि उसके पास ही न्यूक्लियर बम है। इससे पहले इतना बड़ा बम तो किसी के पास नहीं था, और विक्ट्री भी यूएस के कारण हुई है, वरना जापानी तो सरेंडर ही नहीं कर रहे थे और उन्होंने तो कड़ी टक्कर दी थी अमेरिकनों को। लेकिन फाइनली वही हुआ कि 2 न्यूक्लियर बम से अटैक किया, उसके बाद में जापान ने पूरी तरीके से यहां पे सरेंडर कर दिया था। तो विक्ट्री यूएस के कारण हुई है। और देखिए जब विक्ट्री यूएस के कारण हुई थी इनकी, तो अब यहां से 2 नई सुपर पावर बनने के लिए कह सकते कंट्रियां आगे आई थी। एक तो था यूएस, क्योंकि अब न्यूक्लियर बम उसके पास था, और दूसरा था यूएसएसआर। क्यों सुपर पावर बनने के लिए आ गए? क्योंकि यही वो 2 कंट्रियां थी जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे कम नुकसान हुआ था, सबसे कम लॉस हुआ था। क्योंकि यूएस जो था ना वो तो नॉर्थ अमेरिका में काफी दूर है वो कॉन्टिनेंट, तो और जो यूएसएसआर है वो आधा तो कह सकते एशिया में माना जाता है और हाफ पार्ट उसका यूरोप में माना जाता है, तो उसको भी सबसे कम लॉस हुआ था। तो पूरे वर्ल्ड में जब कह सकते हैं सभी की हालत खराब हो चुकी थी, उस समय ये दोनों कंट्रियां ही थी जिनकी इकोनॉमी कह सकते हैं काफी डेवलप थी। तो यहीं से एक नए टाइम की शुरुआत हुई थी और यहीं से ये 2 कंट्रियां नई सुपर पावर बनने के लिए आगे निकली। और इन्हीं दोनों के बीच में इसी चीज को लेकर के सुपर पावर का कह सकते क्राउन किसके पास जाएगा और किसकी टेक्नोलॉजी सबसे हाई रहेगी और कौन कितना कह सकते हैं कंपटीशन में आगे जाएगा, बस यहीं से शुरू हो गई थी कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग। तो अब यहां समझना है कि कोल्ड वॉर क्या है। देखिए कोल्ड वॉर एक जियोपॉलिटिकल वॉर होता है। कोल्ड वॉर एक जियोपॉलिटिकल वॉर था जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर हुआ था। मतलब एक तरफ तो क्या था, यूएसएसआर था जिसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, दूसरी तरफ यूएस था जिसकी आइडियोलॉजी क्या थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो माना जाता है दोनों ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी का लेकर एक इनमें आपस में कंपटीशन क्रिएट हो गया था। और कोल्ड वॉर में डायरेक्ट कॉम्बैट फाइट नहीं हुई और ना होती है।
कोल्ड वॉर का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट दोनों आर्मी आमने सामने नहीं आएंगे कि दोनों की आर्मी आमने सामने आगे फाइट करने लगे। ये एक तरह का कह सकते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी फिलोसफी को लेकर एक वॉर होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही कंट्रियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करती हैं कि एक दूसरे से कौन कंट्रियां आगे जाएंगी, किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप होगी, कौन कह सकते हैं सुपर पावर बनेगी। और इसमें कंट्रियां आपस में फाइट नहीं करती, लेकिन इनके बीच में कई तरह के प्रॉक्सी वॉर होते हैं। प्रॉक्सी वॉर मतलब ये होता है कि हर कंट्रियां उन कंट्रियों को सपोर्ट करती हैं जो उनके फेवर की होती है। जैसे इस कोल्ड वॉर में यूएस ने हर उस कंट्री को सपोर्ट किया था जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने चाहते थे, और यूएसएसआर ने हर उस कंट्री को सपोर्ट किया था जो कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इन दोनों ने अपने अपने फेवर वाली कंट्रियों को कह सकते हैं सपोर्ट किया, और यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। देखिए, जो दो कंट्रियां कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ में थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों कंट्रियां साथ में कह सकते हैं हिटलर के अगेंस्ट फाइट की थी। दोनों ने ही जर्मनी पे कह सकते हैं अटैक करा था, कह सकते हैं एक्सिस पावर के अगेंस्ट इन दोनों ने मिलकर फाइट की थी, यूएस और यूएसएसआर ने। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये दोनों कंट्रियां जो कभी अच्छे फ्रेंड थे और जिन्होंने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट किए, अब दोनों ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर फाइनली कह सकते हैं अलग होने लगे। इस वॉर के बाद ही अमेरिका ये चाहता था कि पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में मेरा इन्फ्लुएंस फैल जाए, और यूएसएसआर ये चाहता था कि पूरी दुनिया में मेरा इन्फ्लुएंस फैले। तो फाइनली क्या हुआ था इसमें कि इसमें पूरा यूरोप दो पार्टों में बढ़ गया था। देखिए, ये एक इसमें बन गया था वेस्टर्न पार्ट और दूसरा बन गया था ईस्टर्न पार्ट। अब वेस्टर्न पार्ट का लीडर बन गया था अमेरिका और ईस्टर्न पार्ट का लीडर बन गया था यूएसएसआर। तो ये पूरा यूरोप माना जाता है कि दो पार्टों में बढ़ गया, और इसके लिए उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका कहना था कि इन दोनों के बीच में एक आयरन कर्टन डेवलप हो चुका है, जिसमें यूरोप दो पार्टों में डेवलप हो चुका है। और आयरन कर्टन मतलब दोनों ही पार्टों के बीच में एक लोहे की दीवार बन चुकी है। तो दो खेमे हो चुके हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाले हैं, और ये जो पिंक दिख रहा है ये कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली कंट्रियां हैं ये सब। और ये वेस्टर्न पार्ट का लीडर बन गया था अमेरिका, और ईस्टर्न पार्ट या ईस्टर्न ब्लॉक का लीडर बन गया था यूएसएसआर। तो फाइनली इनके बीच में ही ये कोल्ड वॉर हुआ था, और इस कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ही दोनों कंट्रियों ने इतने न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिए थे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कि इससे पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नहीं कई बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। तो फाइनली ये एक सुपर पावर बनने की होड़ थी दोनों ही कंट्रियों के बीच में। तो पूरा यूरोप दो पार्टों में डेवलप था। अब इसी के अगेंस्ट देखिए, कहीं वेस्टर्न यूएस का कहना यह था कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो पसंद ही नहीं करते थे। तो यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि वेस्टर्न पार्ट में कम्युनिज्म की फिलोसफी फैल जाए। तो इसी के अगेंस्ट 1947 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन ने कुछ पॉलिसियां दी थी। अब वो पॉलिसी क्या थी? कम्युनिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट थी। ये पॉलिसी थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। देखिए, जो पॉलिसी थी वो थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का मतलब ये था, हैरी ट्रूमैन ने ही ये पॉलिसी दी थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 में ही दी थी उन्होंने। इसका मतलब ये था कि यूएस हर उस कंट्री को सपोर्ट करेगा जो कम्युनिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट होगी, और यूएस वर्ल्ड के या दुनिया के किसी भी कंट्री में इंटरफेयर कर सकता है अगर वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो मतलब यूएस किसी भी कंट्री में अटैक कर सकता है, इंटरफेयर कर देगा, और ये इंटरफेयर उनका पूरी तरीके से जायज होगा, लीगल होगा, उस पर कोई फिंगर आउट नहीं कर सकता अगर हाँ वो कम्युनिज्म के फिलोसफी के अगेंस्ट हुआ। तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पॉलिसी थी। फिर दूसरी 1947 में ही मार्शल प्लान दिया था। ये मार्शल प्लान क्या था? तो मार्शल प्लान वो था कि सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिनकी इकोनॉमी गिर चुकी है, जिनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, उनको यूएस का कहना यह था कि हम हर उस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को 10 से 12 अरब डॉलर की कह सकते हैं हेल्प करेंगे उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। हम उनको 10 से 12 अरब रुपए उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए देंगे, लेकिन उनको हमसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट में भी और इन फ्यूचर में भी कम्युनिज्म के फिलोसफी के अगेंस्ट ही रहेंगी,
और उससे बिल्कुल कह सकते हैं डिस्टेंस बना के चलेंगे। तो ये इनका मार्शल प्लान था और ये था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों के लिए, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट का लीडर तो अमेरिका था। तो उनके लिए ये पॉलिसी दी थी इनने कि भैया हम हर उस कंट्री को 10 से 12 अरब डॉलर की हेल्प कर देंगे जो हमसे ये प्रॉमिस करेगा कि वो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी कम्युनिज्म की फिलोसफी के बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा। तो हम उसे पैसे देंगे उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनको वापस डेवलप करने के लिए। तो ये इनकी कुछ पॉलिसियां थी। तो और दूसरी ओर चीन में भी सिविल वॉर उस समय खत्म हुआ था, एक सिविल वॉर चीन में भी खत्म हुआ था। अब चीन में एक सिविल वॉर खत्म हुआ था तो फाइनली 1949 में चीन भी बना था एक कम्युनिस्ट कंट्री। अब जब चीन भी एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया तो यूएस का उस समय इसको लिए भी यही कहना था कि हम चाइना को भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम मानते ही नहीं है चीन जैसा कोई देश है और हम इस कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण, उन सब पॉलिसियों के कारण कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो था ना वो समझ गया था कि जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न कह सकते हैं ब्लॉक का लीडर बने बैठे हैं अमेरिका, ये कभी भी कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पसंद नहीं करेंगे और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पॉलिसियां देते रहेंगे। और चीन के मुद्दे को यूएस ने कह सकते हैं यूएन में भी कई बार उस समय उठाया था कि हम मानते ही नहीं है चीन कम्युनिस्ट कंट्री है और चीन कम्युनिस्ट कंट्री कैसे बन गया, हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इससे कोई रिलेशन भी नहीं रखेंगे। तो इसके कारण यूएसएसआर समझ चुका था कि नहीं, अब हमको भी इनके अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए इन्हीं पॉलिसियों के अगेंस्ट ये यूएसएसआर ने क्या करा था उस समय। यूएसएसआर ने इन 1948 में बर्लिन को ब्लॉक करा था। अब ये यह समझना है कि बर्लिन क्या था। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तब जो जर्मनी हुआ करता था, जर्मनी भी दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि जर्मनी दो पार्टों में डिवाइड हो गया था। अब उसके भी दो पार्ट थे, एक वेस्टर्न पार्ट था और एक ईस्टर्न पार्ट था। जो वेस्टर्न पार्ट जर्मनी का था ना, उसको तो अलग अलग जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने डिवाइड कर लिया था, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो पूरा यूएसएसआर के पास था। तो इनकी जो कैपिटल थी बर्लिन। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक मैप बता देता हूँ, ये देखिए ये जर्मनी है और इसको आप देख सकते हैं पूरा जर्मनी दो पार्टों में डिवाइड है। ये जो रेड है ये यूएसएसआर का पार्ट है, जिस पार्ट पे यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया था, और एक ग्रीन जो है ब्रिटिशों का है, आधा पार्ट ब्रिटिशों के पास गया था, ग्रीन येलो वाला अमेरिकन के पास गया था, और ये जो ब्लू जो है, ब्लू ये गया था फ्रेंच सेक्टर में था। और ये एक जो और है रेड ग्रीन, ये इसका और कुछ पार्ट है, ये भी फ्रेंचों ने आपस में डिवाइड कर लिया था। तो पूरा जर्मनी दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, और इसकी जो कैपिटल थी उस समय वो भी जो बर्लिन थी वो भी दो पार्टों में डिवाइड थी। तो यूएसएसआर ये चाहता था कि इस पूरे जर्मनी पे हमारा कब्जा हो जाए। यूएसएसआर जो चाहता था कि इस पूरे जर्मनी पे जो आप देख रहे हैं ना, इस पे उनका कब्जा हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक करा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक करा था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर ये चाहता था कि अब पूरी तरीके से जर्मनी हमारे कब्जे में आ जाए, लेकिन यह तो मुश्किल था। तो इसकी जो कैपिटल थी, जो बिल्कुल बीच में हुआ करती थी इसकी कैपिटल, जो वेस्टर्न पार्ट में भी आती थी और जो ईस्टर्न पार्ट में भी आती थी, तो फाइनली उसको ब्लॉक किया था ये सोवियत यूनियन ने। हम यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी बोल सकते हैं। तो फाइनली उसको ब्लॉक कर दिया था चारों तरफ से, ताकि उसको हम अपने कब्जे में ले ले और पूरी तरीके से उसकी जो कैपिटल है हमारे पास आ जाए। तो इस तरीके से जर्मनी दो पार्ट में था और उसकी कैपिटल को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो देखिए जब उनने ब्लॉक करा था ना सोवियत यूनियन ने, तो फाइनली अब क्या किया था इसके अगेंस्ट, जो यूएस था और उसके अलाइज नेशन थे, उन्होंने कंटिन्यू कह सकते हैं वहां पे एयर लिफ्ट करा था। मतलब जो भी सामान था, जो भी सप्लाईज थी, वो एयर से ड्रॉप करी थी, हवाई जहाजों से ड्रॉप करी थी सामान। तो और इनके ब्लॉकेज को हटाना बहुत मुश्किल पड़ गया था। कह सकते हैं एक साल में कंटिन्यू 2 लाख कह सकते हैं हवाई जहाज उड़ान भरते थे। उसके बाद में वो वेस्टर्न पार्ट के बर्लिन में जाते थे और वहां पे कई तरह की सप्लाईज करते थे, अपनी आर्मियां सप्लाई करते थे, उनको सामान दिया करते थे। तो बहुत मुश्किल आई थी और इन सब में बहुत खर्चा हुआ था, बहुत एक्सपेंडिचर हुए थे। फाइनली हुआ ये था कि बर्लिन का ब्लॉकेज तो इन्हें हटा लिया था, और जो सोवियत यूनियन का एक ड्रीम था कि मैं पूरी तरीके से बर्लिन को अपने कब्जे में ले लूंगा, अंडर कंट्रोल में, वो सोवियत यूनियन का और यूएसएसआर का वो ड्रीम तो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन यहां पे एक बात यूएस समझ चुका था कि इस ब्लॉकेट को हटाने में हमारा पूरी पावर लग गई है और हमारे बहुत खर्चे हो गए हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक साल में 2 लाख फ्लाइटें अगर जाएंगी वहां पे सामान देंगी, तो इन सब में कितना खर्चा आएगा। और उस समय ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका ही कर रहा था ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इन सारी कंट्रियों की जो यूरोपियन थी, इनकी तो कंडीशन पहले ही खराब थी, तो सारा खर्चा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अमेरिका ही करता था। तो यहां अमेरिका ये बात समझ तो चुका था कि देखिए बर्लिन का ब्लॉकेट तो हटवा लिया, लेकिन अमेरिका को एक बात समझ में आ गई थी कि इन फ्यूचर अगर सोवियत यूनियन हमारी किसी वेस्टर्न कंट्री पे अटैक कर देता है या ब्लॉकेट कर देता है इस तरह का, तो फिर हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम अकेले उसको फेस नहीं कर पाएंगे।
हमको उसके लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा जो, अगर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर वेस्टर्न पार्ट की किसी कंट्री पे अटैक करता है या ब्लॉकेट कर देता है, तो हम सब मिलकर सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के अगेंस्ट अपना फ्रंट ओपन कर सकें और उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। तो ये यूएस का कहना था, सोचना था। तो उस इसी के कारण 4 अप्रैल 1949 को यूएस ने नेटो का फॉर्मेशन किया था, जिसको कहा गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये इसलिए किया गया था कि कभी यूएसएसआर इन फ्यूचर वेस्टर्न ब्लॉक पे अटैक करता है या किसी कंट्री को ब्लॉक करता है, तो ये सारे नेटो के जो नेशन रहेंगे ना, जितनी भी कंट्रियां नेटो के मेंबर हैं, वो सब मिलकर अब यूएसएसआर से फाइट करेंगे। क्योंकि अमेरिका तो जानता था ना, एक अकेले फाइट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि यूएसएसआर भी बहुत पावरफुल है। तो इनका पूरा एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डेवलप कर लिया था। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, ये डेवलप किया था और इसका काम यही था। शुरू में तो इसमें कह सकते कम मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे करके 28 कंट्रियों का एक कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और इसमें हर 28 कंट्रियों का, 28 देशों का एक समूह था, एक ग्रुप था, जिसमें हर देश की आर्मी थी। तो बहुत बड़ी आर्मी थी ये, और आज भी है ये नेटो। और इसका काम यही था कि यूएसएसआर के अटैक को रोकना, और कभी यूएसएसआर कभी किसी भी नेटो के मेंबर पे अटैक करता है तो अब ये सारे नेटो के मेंबर यूएसएसआर के अगेंस्ट फाइट करेंगे। इनका ये मकसद था। देखिए, नेटो का फॉर्मेशन। अब इसके अगेंस्ट यूएसएसआर ने क्या कराई, क्योंकि यूएसएसआर भी तो समझ रहा था मुझे भी तो इसके अगेंस्ट कुछ करना है, तो इसी के अगेंस्ट यूएसएसआर ने फर्स्ट अगस्त 1949 में अपना न्यूक्लियर बम का टेस्ट करा। देखिए, अप्रैल में नेटो का फॉर्मेशन हुआ और अगस्त में यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर दिया, क्योंकि यूएसएसआर भी अब इनको ये साबित करना चाहता था कि जिस तरीके से आप अपनी फिलोसफी लेके चल रहे हैं ना, कि कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे, हम कम्युनिस्टों की फिलोसफी को नहीं मानते, तो यूएसएसआर भी यही कहना चाह रहा था कि आपने अगर हमारे अगेंस्ट नेटो का फॉर्मेशन किया है तो हम भी हमारी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे, हम भी किसी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अगर नेटो के किसी मेंबर ने हम पे अटैक करा तो हमारा तो फिर अब एक बम ही काफी है। ये यूएसएसआर भी इनको मैसेज देना चाह रहा था कि हम भी किसी कारण पीछे नहीं हटने वाले। और इसके पहले ये बम जो था ना, न्यूक्लियर बम, ये सिर्फ अमेरिका के पास था, और इसी बम पे अमेरिका ये कहा करता था सारी कंट्रियों को पूरे वर्ल्ड में कि आप हमारे साथ आ जाएं, हमारे पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि हम आपके सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ था, अब तो ये बम यूएसएसआर के भी पास था, तो बैलेंस क्या हो गया, अब तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो अब तो और ज्यादा कह सकते हैं कंडीशन खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब तो यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर बम था। अब यूएसएसआर भी ये कह सकता था कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, हम भी आपके सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन है उस समय क्रिएट हो गई थी। अब क्या हुआ था इसके, देखिए, इन 1953 में कोरिया वॉर भी हुआ था। अब इसको भी समझ ले, कोरिया वॉर क्या था। देखिए, कोरिया भी एक कंट्री हुआ करता था पहले। कोरिया पूरा पेनिनसुला था, कोरिया पूरा पेनिनसुला था। ये देखिए आप, पूरा ये पूरा कोरिया है, ये पूरा एक कोरिया हुआ करता था कभी। लेकिन 1950 में यहाँ पर भी एक छोटा वॉर खत्म हुआ था, और ये पूरा कोरिया के 2 डिवीजन हुए थे उस समय। वॉर खत्म हुआ था लेकिन 1950 में, लेकिन फाइनली ये कोरिया 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यहाँ पे भी आपस में फाइट चल रही थी, लेकिन उसी फाइट के कारण ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड तो हुआ था, लेकिन ऑफिशियली डिवाइड नहीं हुआ था उस समय। लेकिन फिर ये हुआ कि इसमें भी यूएस ने इंटरफेयर करा। यूएस ये चाहता था कि पूरे नॉर्थ और साउथ कोरिया को इक्वल कर दिया जाए और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जाए। तो यूएस ने यहाँ पे इंटरफेयर करा, अपनी आर्मी भेज दी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब यूएसएसआर ने भी इंटरफेयर कर दिया इसमें। जैसे यूएस ये चाहता था कि पूरा नॉर्थ और साउथ कोरिया को मिक्स करके एक डेमोक्रेसी की यहाँ पे स्टेब्लिश की जाए, उसी तरह से यूएसएसआर भी यही चाहता था कि पूरे नॉर्थ और साउथ कोरिया को मिलाकर यहाँ पे एक कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर की जाए। तो यहाँ पे भी दोनों फाइट करने लगे। हालांकि दोनों ने यहाँ पे आमने सामने फाइट नहीं करी। यही हुआ था कि यूएस ने साउथ कोरिया में, कह सकते साउथर्न पार्ट में, इसमें उन गुटों का सपोर्ट करा था जो ये चाहते थे कि हाँ भैया पूरा कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। और यूएसएसआर ने भी नॉर्थन पार्ट में उन गुटों का समर्थन किया था, उन गुटों का सपोर्ट करा था, उन ग्रुपों का सपोर्ट किया था जो ये चाहते थे कि हमारी कंट्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को मिक्स करके कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। तो फाइनली कह सकते हैं 1950 से 53 तक 3 ईयर्स यहाँ कंटिन्यू वॉर चलता रहा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। यूएस ने दिया था सपोर्ट साउथर्न पार्ट को, और यूएसएसआर ने दिया था सपोर्ट नॉर्थन पार्ट को। तो कुछ भी नहीं हुआ था। फाइनली यही हुआ था कि दोनों ही, कह सकते हैं 38 पैरेलल पे इसको डिवाइड कर दिया गया, और ना कोई जीता ना कोई हारा, और नॉर्थ कोरिया बन गया कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर के सपोर्ट से, और साउथ कोरिया बन गया फाइनली यूएस के सपोर्ट से एक डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो ये हो गया था, ना कोई जीता कोई हारा। तो इन दोनों की आपसी लड़ाई के कारण पूरे नॉर्थ जो कोरिया पेनिनसुला हुआ करता था वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया और उसको 38 पैरेलल पे ऑफिशियली अलग कर दिया गया, यह आज भी है। ये था कोरिया का डिवीजन। अब देखिए, इसके बाद ही 1951 में यूएस और जापान की एक ट्रीटी हो गई थी। अब यूएस और जापान की ट्रीटी क्या थी? देखिए, एक तो ये ट्रेड ट्रीटी भी थी, क्योंकि यूएस ने ही जापान पे 2 न्यूक्लियर अटैक करे थे। तो और न्यूक्लियर अटैक करने के बाद में जापान की जितनी भी इकोनॉमी उस समय खराब हुई थी, खत्म हुई थी, उसको यूएस ने ही माना जाता है बाद में डेवलप किया था। तो यूएस के जापान से उस समय के बाद बहुत अच्छे रिलेशन बन गए थे। तो यूएस की जापान से एक उस समय सिक्योरिटी ट्रीटी भी हुई थी। देखिए क्यों हुई थी इसके कारण, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए, ये जापान है और ये यूएसएसआर है। जापान यूएसएसआर के बिल्कुल बहुत पास में है। तो यूएस ने जापान से ट्रीटी करने का मकसद यही था कि अगर इन फ्यूचर यूएसएसआर वेस्टर्न ब्लॉक पर कभी अटैक करता है या हमारे अगेंस्ट कुछ भी करता है, तो हम यूएसएसआर के अगेंस्ट अब 2 फ्रंट ओपन करेंगे। एक तो वेस्टर्न फ्रंट ओपन कर देंगे और दूसरा रहेगा ईस्टर्न फ्रंट। और ईस्टर्न फ्रंट में आप देख सकते हैं जापान आ रहा है और जापान यूएसएसआर के बिल्कुल नजदीक है। और जापान कह सकते हैं ट्रीटी करने का यह भी मकसद था कि जापान की कह सकते हैं उस समय कैपेसिटी को तो यूएस अच्छी तरह से समझता था ना। यह वही कंट्री थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस को कड़ी टक्कर दी थी और फाइनली आखिरी दम तक इनने हार नहीं मानी थी। कह सकते हैं ये पूरी तरीके से, जब इन पे एक न्यूक्लियर बम गिराया था ना, तब भी जापानियों ने सरेंडर नहीं करा था। दूसरा भी गिराना पड़ गया तो उसके बाद सरेंडर करा था। तो जापान की जो कैपेसिटी है और जापान की कह सकते हैं आर्मी की पावर को यूएस तो अच्छी तरह से समझता था। और उनका मकसद ही यही था कि कभी इन फ्यूचर यूएसएसआर हमारे अगेंस्ट कुछ भी करता है तो हम एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न फ्रंट ओपन करेंगे, और ये ईस्टर्न साइड में आ रहा है। तो जापान से इनकी एक ट्रीटी हो चुकी थी। ये ट्रीटी इस तरीके से हुई थी। तो फाइनली जापान से इनकी ट्रीटी हुई थी। और ठीक इस ट्रीटी के बाद 1952 में यूएस ने अपना हाइड्रोजन बम भी टेस्ट कर दिया था। देखिए, अब तक हाइड्रोजन बम किसी कंट्री के पास नहीं था। तो अब 1951 में इनकी यूएस और जापान की ट्रीटी हुई और फाइनली 1952 में यूएस ने अपना हाइड्रोजन बम का भी टेस्ट कर दिया। और इसके ही हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद में यूएसएसआर ने भी अपना हाइड्रोजन बम का टेस्ट करा था। यूएस ने 1952 में करा था और यूएसएसआर ने फाइनली 1953 में अपना हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर दिया था। तो अब दोनों ही कंट्रियों के पास हाइड्रोजन बम हो चुके थे। मतलब ये ऐसे बम थे कि इससे पहले ये बम किसी के पास नहीं थे, और ये इतने कह सकते हैं डेंजरस बम हुआ करते थे उस समय, जिससे पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में आ सकती थी। ये ऐसे बम हुआ करते थे, देखिए आप इस तरह से, ये ये वो बम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस तरीके से ये टेस्ट किया करते थे, या इस तरह के ये बम हुआ करते थे। ये तो माना जाता है कि उस समय अगर दोनों ही कंट्रियां इस तरह के बम एक दूसरे पे अगर गिरा देती, तो उस समय तो कह सकते हैं पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खतरे में आ जाती ना, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती। और ये ऐसे बम थे कि पूरी एक ही बम अगर गिरा दिया जाता तो पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देते ये तो। और आज जो हम देख रहे हैं ना, या तो उस समय कुछ बचता ही नहीं, या अगर हम होते भी तो कह सकते हैं आज जो मॉडर्निटी हमको दिख रही है, मॉडर्नाइजेशन दिख रहा है, ये सब होते ही नहीं। इतने कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इनमें एनर्जी होती थी, और एक यूरेनियम से बनाए जाते थे ये बम, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बम हुआ करते थे। तो ऐसे बम थे ये। तो दोनों के पास अब हाइड्रोजन बम भी हो गए हैं। उसने 1952 में इसको डेवलप करा और इनने 1953 में। अब इसी इसी बम के बाद देखिए, यूएसएसआर ने जब अपना हाइड्रोजन बम टेस्ट करा था ना, तो इसी हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनका कहना था कि अब हमको साउथ ईस्ट के लिए भी एक नेटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट में यूएसएसआर अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि साउथ ईस्टर्न कंट्रियां कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कर लें। तो ये सीटो क्या था, तो उन्हीं के कहने पर 8 सितंबर 1954 को अमेरिका ने एक सीटो को फॉर्मेशन किया था। यह सीटो था साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1954 में डेवलप किया था यूएस ने। इसका काम क्या था, देखिए अब यहाँ पे ये समझना है साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या था। ये देखिए, इंडिया जो है ना, इसके ईस्टर्न साइड वाला जितना भी आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये सब साउथ ईस्ट कहलाता था। तो उस समय यहाँ पे कह सकते हैं यूएसएसआर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। तभी इनके लिए कहना था कि ये जो कंट्रियां हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि इन कंट्रियों में कम्युनिज्म गवर्नमेंट फैल जाए। तो इसके कारण ही साउथ ईस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था, जिसका काम ये था कि साउथ ईस्ट को कम्युनिज्म होने से रोका जाए। ये इंडिया के पूरे ईस्टर्न साइड वाला ब्लॉक आप देख सकते हैं, जूम करके भी देख लें। तो इस पार्ट को कम्युनिस्ट होने से बचाने के लिए साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनली इनने डेवलपमेंट कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था,
ये अब इसके बाद क्या करा था, देखिए, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक इसी समय 1954 में क्या हुआ था, वियतनाम का भी आपको समझ लीजिए, वियतनाम क्राइसिस क्या था। देखिए, जिस तरीके से इंडियन ब्रिटिशों की कभी कॉलोनी हुआ करता था, उसी तरीके से वियतनाम भी फ्रेंचों की कॉलोनी था। इंडिया ब्रिटिशों की था, वियतनाम फ्रेंचों की कॉलोनी हुआ करता था। जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिशों का बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो हुआ करता था, उसी तरह से वियतनाम में फ्रेंचों का, यानी फ्रांसीसियों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होता था। और फाइनली हमने भी आज़ादी पाई है ना, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं रिवॉल्यूशन हुए, रिवोल्ट हुए हैं, हमारे कई फ्रीडम फाइटरों ने कई सालों तक फाइट करी, उसी के बाद ही हमको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली है। उसी तरीके से फ्रेंचों के अगेंस्ट भी वियतनामियों ने भी काफ़ी फाइट की थी। और फाइनली कह सकते हैं 1954 में वियतनामियों ने काफ़ी फाइट करी थी। हमारा इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, और ये तो बेचारे 1954 में हुए थे। इनको फ्रेंचों से 1954 में इंडिपेंडेंसी मिली थी। और इनके लीडर, ये नाम देख लीजिए, डीएन बीएन फू थे। जैसे हमारे कई लीडर हुए हैं, इनके लीडर डीएन बीएन फू थे। तो एक जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि इनको फाइनली इंडिपेंडेंसी तो दे दी जाएगी। ये वियतनाम का मैप देख लीजिए आप, ये वियतनाम, ये देखिए, यहाँ पे कभी फ्रेंचों ने का कब्जा हुआ करता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने फाइनली उसको 1954 में आज़ाद करवा लिया था। जेनेवा, तो एक जेनेवा अकॉर्ड हुआ था, लेकिन वही हुआ था कि इसको फाइनली आज़ाद तो कर देंगे, इंडिपेंडेंसी तो दे देंगे, लेकिन यही होगा कि इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था उस समय, एक नॉर्थर्न वियतनाम और एक साउथर्न वियतनाम। जैसे इंडिया को दो पार्टों में डिवाइड करा था, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इसी तरह से वियतनाम को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो ये हुआ था वियतनाम का डिवाइडेशन। लेकिन उसके बाद भी 1954 में इसका डिवाइडेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे पीस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अब यूएस ने इन्वॉल्वमेंट कर दिया था। वही यूएसएसआर यही चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में कम्युनिज्म की फिलोसफी एक्सेप्ट कर लेंगे लोग, या कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। तो यूएस ने इनमें कह सकते हैं इंटरफेयर करा। 1954 में इनको इंडिपेंडेंसी तो मिल गई, लेकिन दो पार्ट बन गए, और दो पार्ट बन गए तो यूएस ने इसमें इंटरफेयर कर दिया। अब जैसे यूएस ने इंटरफेयर करा, तो यूएसएसआर ने भी इसमें इंटरफेयर करा। तो देखिए, वही हुआ, साउथर्न वियतनाम में अमेरिका ने उन कह सकते हैं गुटों का समर्थन किया जो ये चाहते थे कि पूरा नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को मिलाकर एक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की जाए। और यूएसएसआर ने नॉर्थ वियतनाम में उन गुटों का समर्थन किया जो ये चाहते थे पूरा नॉर्थ और साउथ मिला के कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर हो जाए। तो फाइनली 17th पैरेलल पे इनको डिवाइड तो कर दिया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक लड़ाई और स्टार्ट हो गई थी, वही यूएस और यूएसएसआर की। यहाँ पे भी यूएस और यूएसएसआर फाइनली आमने सामने नहीं लड़े, दोनों ने अपने अपने समर्थन वाले ग्रुपों को कह सकते हैं सपोर्ट करा, हथियारों से भी सपोर्ट करा, पैसों से भी सपोर्ट करा। और कह सकते हैं 1954 से लेकर 1975 तक कंटिन्यू यहाँ पे एक वॉर चलता रहा। और माना जाता है कि वियतनाम में इतने बम गिराए गए हैं जितने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं गिराए थे। तो वियतनाम की हालत क्या हो गई होगी खराब, कितनी कंडीशन खराब हुई होगी वियतनाम की। और फाइनली माना जाता है कि 1975 में ये यूएस और यूएसएसआर की फाइनली यहाँ पे फाइट कंप्लीट हुई थी, खत्म हुई थी, और नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों पूरी तरीके से बन गए थे एक कम्युनिस्ट कंट्री। तो यहाँ अब सोचना यह है कि पूरा नॉर्थ और साउथ वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री कैसे बन गए थे। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना है, माना जाता है कि यूएस इस लड़ाई में पहली बार हारा था, पहली बार यूएस किसी लड़ाई में हारा था, और नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों को मिलाकर यूएसएसआर ने बना दिया था कम्युनिस्ट कंट्री। तो लेकिन यूएस क्यों हारा था, देखिए उस समय क्या हुआ था, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, जब उन्होंने यूएस का इलेक्शन फाइट किया था ना, तो फाइनली उनने खुद ने इसी कह सकते हैं प्रॉमिस पे यूएस में इलेक्शन लड़ा था कि अगर मैं इलेक्शन में जीत जाता हूं तो मैं अपनी आर्मी को वियतनाम से बुला लूंगा। लेकिन ऐसा क्यों था, देखिए वियतनाम यूएस से बहुत दूर है, तो जब वियतनाम में अमेरिका की आर्मी फाइट करती थी तो कई बार क्या हुआ होता था कि ये वो जो वियतनामिस्ट थे गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, क्योंकि ये जंगल और पहाड़ों की लड़ाइयां होती थी जिसमें अमेरिकन सोल्जरों को कह सकते घेर के मार दिया करते थे। तो बहुत ज्यादा अमेरिका के सोल्जर मारे जाते थे यहाँ पे इन गुरिल्ला फाइटरों के थ्रू। तो वहां के खुद में कह सकते हैं अमेरिकन का एक कह सकते हैं रिवोल्ट शुरू हो गया था अमेरिका में। अमेरिकाओं को के जो आम पब्लिक थी उनका कहना था कि हम क्यों वियतनाम की लड़ाई में फाइट कर रहे हैं, हमारा वियतनाम से क्या लेना देना है। तो यहाँ अमेरिका में भी खुद एक फाइट शुरू हो गई थी कि हमारे आर्मी के जो सोल्जर हैं वो वियतनाम में जाके फाइट कर रहे हैं, उनको बुरी तरह से वहाँ पे लोग मार देते हैं, तो हम आखिरकार क्यों फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक इससे पहले कोई सिविल वॉर हो जाता, वहाँ पे रिचर्ड निक्सन ने वहाँ का इलेक्शन लड़े इस प्रॉमिस के साथ कि अगर मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बनूंगा तो वियतनाम से अपनी आर्मी को वापस बुला लूंगा। और फाइनली वो इलेक्शन जीते
और उन्होंने अपना प्रॉमिस किया और यहाँ से अपनी आर्मी को वापस भी बुला लिया। लेकिन इसमें भी ये है कि आखिर उसकी आर्मी को अमेरिका ने वापस क्यों बुलाया, आखिर अपनी फिलॉसफी क्यों छोड़ दी। माना जाता है कि अमेरिका समझ चुका था कि इस लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकता है। इस कारण ही रिचर्ड निक्सन ने कह सकते हैं कुछ समय बाद अपनी आर्मी बुला ली थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं या तो अमेरिका पहली बार किसी वॉर में हार गया था, या फाइनली ये हुआ था कि अमेरिका खुद इस लड़ाई को छोड़ दिया था, या उसने जाने दिया था कि ठीक है अब जाने दो, और अपनी आर्मी को वापस ले लिया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ कह सकते हैं उनके उस समय डॉक्यूमेंट ओपन हो गए थे कि अमेरिका को समझ में आ गया था कि वियतनाम की लड़ाई वो फाइनली नहीं जीत सकते, इसलिए उनने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। तो दो ही बातें हो सकती हैं, यहाँ जो भी आपका डिसीजन हो कि अमेरिका इस लड़ाई में फाइनली हार गया था, या अमेरिका ने अपनी आर्मी को बुला लिया था, जो भी हो। तो फाइनली 1975 में ये पूरी तरीके से, जैसे ही अमेरिका की आर्मी यहाँ से चली गई थी, ये यूएसएसआर के सपोर्ट से नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों को एक कर दिया था, और फाइनली ये कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था। लेकिन हाँ, जब तक अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थी, तब तक इसका साउथर्न पार्ट में डेमोक्रेसी ही फॉलो हो रही थी। लेकिन उसके जाने के बाद ये पूरी तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था। तो ये था वियतनाम वार। अब देखिए 1955 में एक वार्सो पैक्ट साइन करा था, ये यूएसएसआर ने करा था। ये वार्सो पैक्ट क्या था, ये जिस तरीके से नाटो का फॉर्मेशन करा था यूएस ने यूएसएसआर के अगेंस्ट, उसी तरह से यूएसएसआर ने भी अब की बार 1955 में एक वार्सो पैक्ट साइन कर लिया। अब वार्सो पैक्ट में क्या था, जिस तरीके से नाटो में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो वहां का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, इसी तरह से वार्सो पैक्ट में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। और इनका काम भी ये था कि अगर अमेरिका ईस्टर्न पार्ट के किसी कंट्री पे अटैक करता है, तो ये वार्सो पैक्ट की सारी कंट्रियां जो ईस्टर्न यूरोप की हैं, ये अमेरिका के अगेंस्ट फाइट करेंगी। और अगर नाटो की कोई कंट्री ईस्टर्न यूरोप पे अटैक करती है या यूएसएसआर से अटैक करती है, तो वार्सो पैक्ट की सारी कंट्रियों नाटो के अगेंस्ट फाइट करेंगी। तो नाटो के अगेंस्ट इन्होंने 1955 में वार्सो पैक्ट साइन करा था। यह भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। अब देखिए 1956 में यूएसएसआर जो था उसने इंटरवेंशन किया था हंगरी में। हंगरी में भी कुछ रिफॉर्म्स होने वाले थे, तो फाइनली यूएसएसआर, जो उस समय यूएसएसआर के कह सकते हैं प्रेसिडेंट हुआ करते थे निकिता खुश्चेव, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्री कम्युनिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट जाए। तो हंगरी में कुछ रिफॉर्म्स हो रहे थे, तो निकिता खुश्चेव ने अपनी आर्मी को वहां पे भेज दिया था, और फाइनली हंगरी में भी वो रिफॉर्म्स, जो कह सकते हैं कुछ लोग अपनी कह सकते हैं आज़ादी की डिमांड कर रहे थे या इंडिपेंडेंसी की डिमांड कर रहे थे, तो उनको फाइनली कह सकते हैं सप्रेस्ड कर दिया गया या उनका दमन कर दिया गया उस तरीके के कह सकते हैं रिफॉर्म्स का। तो यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को हंगरी में भेज दिया था, और ये इनका काम ये था कि यूएसएसआर कह सकते जहां भी कहीं रिफॉर्म्स होते थे या कुछ रिवोल्ट हो जाते थे कम्युनिज्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो तुरंत यूएसएसआर के जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे निकिता खुश्चेव, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उन कंट्रियों में इंटरफेयर कर देते थे। और यहाँ पे फिर 1957 में यूएसएसआर ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपना फर्स्ट सैटेलाइट जो स्पुतनिक था उसको स्पेस में भेज दिया। देखिए यहाँ पे एक स्पेस रेस भी शुरू हो गई थी। आर्म्स रेस तो चली रही थी, लेकिन इन दोनों कंट्रियों के बीच में 1950 से ही एक स्पेस रेस शुरू हो गई थी कि स्पेस में कौन कितना ज़्यादा डेवलप होगा, कौन कितनी ज़्यादा कह सकते हैं स्पेस में अपना कह सकते हैं कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ेगा। तो इस स्पेस रेस में यूएसएसआर काफ़ी आगे निकल रहा था, और उसने अपना फर्स्ट सैटेलाइट जो था ना स्पुतनिक, उसको भी सबसे पहले यूएसएसआर ने भेजा था। और माना जाता है कि लाइका जो कह सकते हैं डॉगी थी, कुतिया थी, उसको भी यूएसएसआर ने स्पेस में भेजा था। और फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट्स थे यूरी गागरिन, वो भी यूएसएसआर ने ही अपने भेज दिया था, मतलब फर्स्ट ह्यूमन को भी यूएसएसआर ने भेजा था। तो इस स्पेस रेस में यूएसएसआर यूएस से काफी आगे निकल रहा था। तो जैसे ही 1957 में यूएसएसआर ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में भेजा था, वैसे ही यूएसएसआर ने भी देखिए इसमें 1958 में अपना सैटेलाइट जो एक्सप्लोरर फर्स्ट था उसको स्पेस में भेज दिया, और ये साबित कर दिया कि नहीं, हम भी आपसे कोई पीछे नहीं है। यहाँ तक आते आते पूरी वर्ल्ड में एक मैसेज तो चला गया था कि ये सिर्फ अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर वार कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई वार नहीं है कि दोनों कंट्रियां आमने सामने होकर फाइट कर रही हैं, सिर्फ दोनों की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है, दोनों की अपनी अपनी एक फिलोसफी है, उसके कारण ये दोनों फाइट कर रही हैं। तो ये मैसेज तो पूरी कह सकते हैं वर्ल्ड में उस समय तक पहुंच चुका था। और फाइनली क्या हुआ था एक स्पेस रेस में, स्पेस रेस फाइनली 1969 में तब जाके खत्म हो गई थी जब यूएस ने कह सकते हैं यूएसएसआर से 10 कदम आगे जाते हुए फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनको कह सकते हैं चांद पर भेज दिया था। और उसके साथ ही पूरी वर्ल्ड में एक कह सकते हैं मैसेज गया था कि यूएस ही वर्ल्ड की सुपर पावर है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट ह्यूमन यूरी गागरिन को तो यूएसएसआर ने भेजा था ना। तो यूएस ने क्या करा, उनसे 10 कदम आगे जाकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को डायरेक्ट चांद पर भेज दिया।
और उसके साथ ही एक स्पेस रेस खत्म भी हो चुकी थी कि हाँ, इस स्पेस रेस में कहीं ना कहीं यूएस जीत चुका है। इसके बाद 1957 में यूएसएसआर ने अपनी आईसीबीएम जो मिसाइलें थी, कह सकते हैं आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी डेवलप कर ली थी 1957 में। देखिए पहले क्या होता था, न्यूक्लियर बम जो होते थे ना, न्यूक्लियर बम जो फर्स्ट न्यूक्लियर बम था जापान पे गिराया था, वो तो एक हवाई जहाज में लेके गए थे, उसके बाद गिराया था। लेकिन अब यहाँ पे यूएसएसआर ने अपनी आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी डेवलप कर ली थी। अब क्या होता था, अब न्यूक्लियर बमों को ले जाने के लिए किसी हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। अब ये मिसाइलें न्यूक्लियर बम को हजारों किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद वापस वह टर्न लेके जमीन पर गिरेंगी, तो इससे और ज्यादा विध्वंस हो सकता था, और ज्यादा डिस्ट्रॉय होगी जिस जगह पे भी गिर जाएंगी। तो इनने आईसीबीएम मिसाइलें डेवलप कर ली। उनका कहना था कि हमारी ये मिसाइलें तो आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाएगी, हमारी डायरेक्ट अब न्यूक्लियर बम अमेरिका तक हम गिरा सकते हैं। तो इस तरह की इन्होंने मिसाइल डेवलप कराई थी। इसके अगेंस्ट ही 1958 में यूएस ने क्या करा था, यूएस ने अपनी थॉर और जुपिटर मिसाइलें यूके, इटली और टर्की में डिप्लॉय कर दी थी। यूके, इटली और टर्की में डिप्लॉय क्यों करी थी, क्योंकि वहां से यूएसएसआर बिल्कुल पास में है। तो अमेरिका वही जानता था कि अगर इन फ्यूचर कभी यूएसएसआर ने हमारे ऊपर कोई बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करा तो हमारे भी यूके, इटली और टर्की में जुपिटर और थॉर मिसाइलें हैं, हम वहां से बिल्कुल यूएसएसआर पे अटैक कर देंगे। और ये 100 से ज्यादा कह सकते हैं मिसाइलें यूके, इटली और टर्की में इन्होंने डिप्लॉय कर दी थी। इसके अगेंस्ट यूएसएसआर का इनसे कहना था कि आप यूके, इटली और टर्की से अपनी कह सकते हैं थॉर और जुपिटर मिसाइलें हटाइए, ये बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि यूके, इटली और टर्की तो कहीं ना कहीं यूरोप में है और रशिया का बहुत बड़ा पार्ट यूरोप में आता है। तो इनकी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, क्योंकि यूएसएसआर इन पे प्रेशर बना रहा था कि आपको यहाँ से अपनी मिसाइलें हटानी पड़ेंगी। और फाइनली अमेरिका का कहना था नहीं, ये तो हमारी आपसी ट्रीटी है, हम बिल्कुल मिसाइलें नहीं हटाएंगे। और इसी के कारण 16 मई को इनके बीच में एक पेरिस समिट भी होने वाली थी। देखिए पेरिस समिट होने वाली थी, काफी चीजों को लेके एक शांति वार्ता थी ये, क्योंकि देखिए यहां तक आते आते दोनों कंट्रियों ने इतने न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिए थे कि जिन जो कभी भी अगर उनसे वॉर हो जाता ना, तो बात वही होती कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती उससे। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रियां समझ चुकी थी कि बहुत न्यूक्लियर बम हो चुके हैं और इससे पहले इनका कहीं कोई मिसयूज हो जाए, हमको कोई तो शांति वार्ता करनी चाहिए। और इनकी शांति वार्ता 16 मई 1960 को एक शेड्यूल भी डिसाइड हो गया था कि हाँ शांति वार्ता करेंगे। लेकिन 1 मई 1960 को एक यू प्लेन इंसिडेंट हो गया था। देखिए 16 मई को तो एक शांति वार्ता पेरिस में होने वाली थी, इनका शेड्यूल डिसाइड था कि पेरिस में करेंगे, लेकिन 1960 को 1 मई को ही कह सकते हैं उसके 15 डेज पहले यू प्लेन इंसिडेंट हो गया था। ये यू प्लेन इंसिडेंट क्या था, देखिए इस तरह का ये समझ लीजिए, ये यू प्लेन अमेरिका का एक प्लेन था, हालांकि ये तो नहीं होगा वो, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका का एक प्लेन था जो कह सकते उड़ते हुए रशिया, यूएसएसआर के आसमान में चला गया और वहां पे ये कह सकते क्रश्ड हो गया था। तो पायलट तो कह सकते हैं बच गया था, क्योंकि वो तो विथ पैराशूट के उसने जंपिंग लगा दी थी, जंपिंग कर दी थी, तो पैराशूट बांध के वो बच गया था। लेकिन बाद में जब यूएसएसआर में उस पायलट को पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ हम यूएसएसआर की जासूसी करने आए हैं और हमको यूएस ने भेजा है आपकी सीक्रेट जानने के लिए। तो यहां से इनकी जो शांति वार्ता थी वो बिगड़ गई थी, क्योंकि निकिता खुश्चेव का कहना यह था कि एक तरफ तो यूएस के प्रेसिडेंट जो उस समय थे आइजनहावर शांति वार्ता का बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारी कह सकते इस तरीके से जासूसी करना है, तो अब हम किसी तरह की कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे अब यूएस से, और अब ये पेरिस समिट में हमको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि उनका कहना यह था निकिता खुश्चेव का कि अगर आप शांति वार्ता करना चाह रहे हैं तो फिर हमारी जासूसी क्यों कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं शांति वार्ता जो इनकी आगे बढ़ रही थी एक और पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था, कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शांति वार्ता कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। हालांकि इसके पहले देखिए यूट्यूब के बाद भी 16 मई को पेरिस में समिट तो हुई थी, लेकिन निकिता खुश्चेव ने वहां पे साफ मना कर दिया था कि अब नेक्स्ट टाइम हम इस तरह की कोई भी शांति वार्ता नहीं करेंगे, और जो यूएस के प्रेसिडेंट है आइजनहावर, इनको बिल्कुल भी यूएसएसआर आने की जरूरत नहीं, हम किसी तरह का कोई इन्विटेशन इनको यूएसएसआर आने का नहीं देंगे। और ये शांति वार्ता फेल होने के बाद ही 1 अगस्त 1961 को यूएसएसआर ने बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। देखिए बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था कि बर्लिन भी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था जिस तरीके से जर्मनी था, और बर्लिन का क्या इन्होंने ब्लॉक किया था ना, तो बर्लिन क्या हुआ था उस समय जर्मनी ऑफिशियली 2 पार्टों में डिवाइड था कह सकते हैं। तो जो बर्लिन था, जो ईस्टर्न पार्ट का बर्लिन था, वहां से कह सकते हैं कई लोग
कह सकते हैं चोरी छुपे वेस्टर्न पार्ट के बर्लिन में भाग जाया करते थे। तो ये समस्या, ये कंडीशन कह सकते हैं 1961 तक आते बहुत बढ़ गई थी। और यूएसएसआर के निकिता खुश्चेव का ही कहना ये था कि वो लोग जो हमारे ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं, इन लोगों को अमेरिकन सी भड़का रहे हैं और इसके कारण ही वो हमारा ईस्टर्न बर्लिन छोड़ के जा रहे हैं। तो और शांति वार्ता भी फेल हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने फाइनली एक बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन करवा दिया कि वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन के बीच में आप समझ सकते हैं कि एक कैपिटल है और उसके बीच में किस तरह की इन्होंने वॉल खड़ी कर दी होगी दीवार के। और उस दीवार पर सख्त वार्निंग लिख दी थी कि आप किसी भी तरीके से कोई भी ईस्टर्न पार्ट का व्यक्ति या ईस्टर्न बर्लिन का व्यक्ति वेस्टर्न बर्लिन में नहीं जाएगा। तो एक इनने दीवार खड़ी कर दी थी और वो शांति वार्ता भी इनकी जो होने वाली थी उसके बाद फेल हो गई थी। ठीक इसी समय यहाँ पे समझिए 1961 में एक नॉन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हुआ था। देखिए नॉन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या था, यहाँ पे ये समझना है कि जो यूरोप था उस समय दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, एक ईस्टर्न यूरोप और एक वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप जो था जिनका लीडर अमेरिका था उसको कहा जाता था उस समय फर्स्ट वर्ल्ड। और जो ईस्टर्न यूरोप था जिसका लीडर यूएसएसआर था उसको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड। तो उस समय पूरी दुनिया में एक प्रेशर बनाया जाता था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड था यूएस जिनका लीडर था, वेस्टर्न कंट्रियां और उनका लीडर अमेरिका वो फर्स्ट वर्ल्ड, और ईस्टर्न यूरोप और उनका लीडर यूएसएसआर वो सेकेंड वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में भी दो वर्ल्ड बन गए थे, एक फर्स्ट वर्ल्ड दूसरा सेकेंड वर्ल्ड। तो बाकी की कंट्रियां कहाँ थी, तो बाकी की जितने भी नेशंस थे ना उन पे हमेशा से एक प्रेशर आता था कि आप किसके सपोर्ट में, आप किस ब्लॉक में जाएंगे। यूएसएसआर प्रेशर लगाया करता था दूसरी कंट्रियों पे कि आप हमारे सपोर्ट में आ जाएं, हमारे सेकेंड वर्ल्ड को ज्वाइन करें, और यूएस हमेशा से ये कहता था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड को ज्वाइन करें। तो इंडिया पे भी उस समय प्रेशर आया करता था और कई कह सकते हैं साउथ अमेरिका के नेशनों पे भी प्रेशर बनाया करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के अगेंस्ट 1961 में हमारे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासर और जोसेफ ब्रेस टीटो ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ये था नॉन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नॉन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन था। ये आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिनका लीडर अमेरिका था, और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री जिनका लीडर यूएसएसआर था, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ग्रीन जो दिख रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब इन कंट्रियों का कहना ये था, इसमें इंडिया भी आ रहा है, कि हम किसी ग्रुप में नहीं है, हम ना फर्स्ट वर्ल्ड में हैं ना सेकंड वर्ल्ड में, हम ना यूएस का सपोर्ट करेंगे ना यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगे। और इंडिया तो बिल्कुल भी ये नहीं कहता था कि हम किसी के सपोर्ट में जाएंगे, हम किसी के साथ मिलकर फाइट नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक पीसफुल ट्रीटी होगी, पीसफुल आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम जरूर आगे आ जाएंगे, नहीं तो हम किसी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे। और हमारा खुद का एक ग्रुप रहेगा, नॉन अलाइड ग्रुप, जो ये रहेगा कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये नॉन अलाइड ग्रुप था और इसमें कई साउथ अमेरिका के और कह सकते हैं अफ्रीका के और इंडिया के नेशन इसमें शामिल हो गए थे। और इन सभी कंट्रियों का ये कहना था कि हम किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना कह सकते हैं यूएस के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम सिर्फ एक पीसफुली अगर बातचीत होगी तो जाएंगे। और अपने इंडिया का तो हमेशा से यही कहना था, आज भी यही है कि हम किसी ग्रुप को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये नॉन अलाइड ग्रुप था जो 1961 में कह सकते बनाया गया था, इस तरह का फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। यहाँ अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 1961 में यूएस ने स्पॉन्सर कर दी थी बे ऑफ पिक्स इन्वेंशन इन क्यूबा। तो ये बे ऑफ पिक्स इन्वेंशन इन क्यूबा पे क्या था ये समझते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा आप देख रहे हैं, ये क्यूबा एक कंट्री है, ये क्यूबा एक कंट्री है। ये क्यूबा में भी कह सकते हैं एक सिविल वॉर खत्म हुआ था फाइनली 1959 में। यहाँ पे भी एक बहुत सिविल वॉर चल रहा था और फाइनली यहाँ पे भी एक लड़ाई खत्म हुई 1959 में। और यहाँ पे एक नए लीडर बने थे जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, यहाँ के कह सकते हैं प्रेसिडेंट बन गए थे। और ये क्यूबा फाइनली 1959 में कम्युनिस्ट कंट्री बना। अब यहाँ से ये समझना है कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था और यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स जो लिखा हुआ है ये यूएस है, ये तो कभी भी कम्युनिज्म की फिलोसफी को एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, तो ये कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि उसके खुद के इतने पास एक नेशन कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। तो इसी के अगेंस्ट और जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्ट्रो के अगेंस्ट यूएस ने एक कह सकते हैं बे ऑफ पिक्स इन्वेंशन किया था, मतलब क्यूबा पे एक अटैक करा था अपनी नेवी और एयरफोर्स से। इनका मकसद ये था कि हम क्यूबा पे अटैक कर देंगे और जो फिदेल कास्ट्रो की जो गवर्नमेंट रहेगी उसको हटा देंगे और फाइनली यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री स्टेब्लिश कर लेंगे, मतलब कम्युनिस्ट कंट्री है इसको यहाँ पे सरकार गिरा देंगे और यहाँ पे फाइनली एक डेमोक्रेसी की शुरुआत कर देंगे। तो 1961 में इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया था यूएस ने, और यूएस की CIA ने यहाँ पे प्लान बनाया था जो एक सीक्रेट एजेंसी है, और क्यूबा पे अटैक कर दिया। लेकिन देखिए हुआ क्या, फाइनली ये फिदेल कास्ट्रो हैं
ये खुद एक बहुत बड़े आर्मी जनरल थे और एक बहुत बड़े गुरिल्ला फाइटर हुआ करते थे उस समय, और इन्हीं के कह सकते हैं सपोर्ट के कारण फाइनली कम्युनिस्ट कंट्री बना था 1959 में क्यूबा। तो इनके ही फ्रीडम फाइटरों ने इनके साथ मिलकर यूएस के अगेंस्ट उस समय फाइट की थी, जो यूएस ने इन पर अटैक करा था, और यूएस ये चाहता था कि इनकी गवर्नमेंट को गिरा के फाइनली एक डेमोक्रेसी की शुरुआत की जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये फिदेल कास्ट्रो, जो खुद एक आर्मी जनरल बहुत बड़े कमांडर हुआ करते थे, गुरिल्ला फाइटर थे, इनके इनने और इनके फ्रीडम फाइटर ने काफी बहादुरी से यूएस के अगेंस्ट कह सकते हैं फाइट करते हुए यूएस का जो ड्रीम था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया और कह सकते हैं अपनी सरकार को बचा लिया। और फाइनली यूएस कहीं ना कहीं यहाँ से खाली हाथ गया था, और जो यूएस का ड्रीम था कि इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिरा दे, वो बिल्कुल यूएस नहीं गिरा पाया था। लेकिन देखिए इसी के बाद, क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यूएसएसआर का क्या कहना है कि हम हर उस कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करेगी, तो यहाँ पे फिर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता खुश्चेव ने इनसे अच्छे रिलेशन की स्टार्टिंग कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था हम भी कम्युनिज्म की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं और आप भी कम्युनिज्म की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं, तो फाइनली हम दोनों अमेरिका के अगेंस्ट, अगर अमेरिका ने आज तो आप पे अटैक करा है, आप बच गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर अमेरिका आप पे फिर अटैक कर देता है तो फिर आप कैसे अपने आप को सेव करेंगे। तो इनकी फिर वही हुआ था, निकिता खुश्चेव से एक ट्रीटी हुई थी, ये देखिए। तो इनकी और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप हुए, और सोवियत यूनियन यूएसएसआर का यही कहना था कि अगर इन फ्यूचर अमेरिका यूएस आप पे अटैक करेगा तो आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। तो अमेरिका ये बात जानता था कि यूएसएसआर और क्यूबा के अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि चोरी छुपे यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी कह सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइलों के लॉन्च पैड बना दिए। लेकिन हुआ वही था, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों के कह सकते हैं लॉन्च पैड बना दिए और अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें क्यूबा में डिप्लॉय कर दी थी फाइनली। अब क्या हुआ, यहाँ से ये देखना है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स यूएस के क्यूबा इतने पास है और फाइनली यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें यहाँ पे लगा दी, तो अब क्या हुआ, अब तो पूरी तरीके से ये हुआ ना कि यूएसएसआर की मिसाइलों के रेंज में यूएस का एक एक गांव, एक एक शहर आ चुका था। अब वो कभी भी किसी भी वक्त क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल से यूएस के किसी भी कह सकते बड़े शहर को निशाना बना सकता था। लगभग सभी शहर जो बड़े बड़े थे, लगभग पूरा यूएस ही उसकी मिसाइलों के जद में आ गया था। शिकागो, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हर जगह यूएस की इनकी मिसाइलों के रेंज में आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो यूएस के उस समय प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया था और यहीं से शुरू हो गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जॉन एफ कैनेडी का साफ कहना था यूएसएसआर को कि आप किसी भी कंडीशन में यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं डिप्लॉय कर सकते, आपको यहाँ से अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें हटानी पड़ेंगी। लेकिन यूएसएसआर का निकिता खुश्चेव का यही कहना था कि नहीं, ये तो हमारी और फिदेल कास्ट्रो के बीच की एक ट्रीटी है, हम यहाँ से क्यों हटा लें, हम बिल्कुल यहाँ से मिसाइलें नहीं हटाएंगे। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने यहाँ पे सख्त रुख अपनाते हुए कह दिया था नहीं, हम हमारी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा डर हो गया था ना यूएस को, क्योंकि उनका तो पूरी तरीके से यूएस अब न्यूक्लियर मिसाइलों के रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी ने साफ बोल दिया था आपको ये मिसाइलें यहाँ से हटानी पड़ेंगी। लेकिन यूएसएसआर के निकिता खुश्चेव का मान नहीं रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था। फिर जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा के प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो से भी कहा, लेकिन फिदेल कास्ट्रो भी जब नहीं माने तो फाइनली जॉन एफ कैनेडी ने इस क्यूबा को चारों तरफ से अपनी आर्मी से ब्लॉक करवा दिया। ये देख लीजिए, क्यूबा है और उसको चारों तरफ से अपनी आर्मी से ब्लॉक करवा दिए थे, नेवी और एयरफोर्स से। और जॉन एफ कैनेडी का कहना यह था कि हम जब तक इस ब्लॉकेट को नहीं हटाएंगे, मतलब ना तो कोई शिप ना तो कोई पर्सन क्यूबा तक हम पहुंचने ही नहीं देंगे, कोई भी क्यूबा नहीं जा पाएगा तब तक जब तक यूएसएसआर यहां से अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं हटाता। तो इसी के अगेंस्ट यूएसएसआर का निकिता खुश्चेव का कहना यह था कि आप किसी भी कंट्री को इस तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते, आपको यहां से अपना ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने इस बार बोला था नहीं, आपको न्यूक्लियर मिसाइलें हटानी पड़ेंगी तब हम इस ब्लॉकेट को हटाएंगे, अदरवाइज ये ब्लॉकेट नहीं हटेगा, हम अपनी सिक्योरिटी से किसी तरह की कोई समझौता नहीं करेंगे। तो यूएसएसआर ने कहा कि ठीक है, अगर आप ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे ना तो हम भी हमारी नेवी को भेज देंगे, वो उस ब्लॉकेट को हटाएगी। तो यहाँ पे निकिता खुश्चेव ने वही हुआ कि जब उन ब्लॉकेट यूएस ने नहीं हटाया तो अपनी नेवी को भेज दिया और फाइनली पूरे वर्ल्ड के सामने वापस एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा होने लगा। ये यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, न यूएस पीछे हट रहा था न यूएसएसआर पीछे हट रहा था, पूरी दुनिया जो थी ना, एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया, वर्ल्ड का अटेंशन अभी इस मुद्दे पर आ चुका था इस कंडीशन टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से ऐसा लगने लगा था कि अब इन दोनों कंट्रियों के बीच में न्यूक्लियर अटैक किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि यूएस की आर्मी तो ऑलरेडी यहाँ पे थी। यूएसएसआर ने भी अपनी पूरी कह सकते हैं जंगी जहाज, बैटलशिप को हथियारों से लेस करके क्यूबा की ओर रवाना कर दिया था और दोनों आर्मी आमने सामने आ गई थी। कंडीशन ये बन गई थी कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, किसी भी वक्त दोनों में फाइट हो सकती है। लेकिन फाइनली ये हुआ
कि एंड टाइम पे जब पूरी दुनिया कह सकते हैं घबरा रही थी, पूरी दुनिया में एक डर का माहौल हो गया था, एटमॉस्फेयर हो गया था कि कहीं दोनों न्यूक्लियर कह सकते हैं पावरफुल कंट्री, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है, कहीं एक फाइट ना कर ले और न्यूक्लियर जंग ना छिड़ जाए इन दोनों के बीच में। तो फाइनली ये हुआ कि एंड टाइम पे दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जॉन एफ कैनेडी और निकिता खुश्चेव के बीच में एक ट्रीटी हुई। और फाइनली यही हुआ इस ट्रीटी में कि यूएसएसआर जो था, निकिता खुश्चेव ने माना कि हाँ हम क्यूबा से अपनी मिसाइलें, जो न्यूक्लियर मिसाइलें हमने डिप्लॉय की है वो वहाँ से हटा लेंगे। लेकिन इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी ने उनसे ये प्रॉमिस करा था कि हाँ इन फ्यूचर और प्रेजेंट में भी हम क्यूबा पे कभी अटैक नहीं करेंगे। निकिता खुश्चेव ने अपनी वहाँ से अपनी मिसाइलें तो हटाई थी यूएसएसआर ने, लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने उन पर एक प्रॉमिस भी किया था कि प्रेजेंट में भी और इन फ्यूचर में भी हम कभी क्यूबा पे अटैक नहीं करेंगे। नहीं तो निकिता खुश्चेव का यही कहना था कि अगर आप अटैक करेंगे ना तो हम हमारी आर्मी को फिर क्यूबा में भेज देंगे, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और दूसरी बात जो इनकी 1958 से एक कंट्रोवर्सी चली आ रही थी कि ये जो यूएस ने यूके, इटली और टर्की में जो अपनी थॉर और जुपिटर मिसाइलें लगा रखी थी, फाइनली यूएस ने यह भी कहा था कि हाँ हम हमारी थॉर और जुपिटर मिसाइलें यूके, इटली और टर्की से वापस निकाल लेंगे। तो ये इस तरह की एक ट्रीटी इन दोनों के बीच में हो गई थी और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फाइनली खत्म हो चुका था। तो पूरी दुनिया ने कह सकते हैं उसके मन में राहत की सांस ली कि हाँ अब इन दोनों के बीच में अच्छा हुआ कि एक ट्रीटी हो गई और फाइनली ये दोनों एक पीस की ओर आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसके बाद ही 5 अगस्त 1963 को एक एलटीबीटी ट्रीटी हुई थी। देखिए अब क्या हुआ था, अब दोनों के बीच में पीस होना शुरुआत हो गई थी। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद में दोनों ही कंट्रियों के बीच में पीस एस्टेब्लिश हुई थी। तो क्यों हुई थी? क्योंकि दोनों ही कंट्रियां उस समय ये समझ गई थी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय ऐसी कंडीशन बन गई थी कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। तो दोनों ही कंट्रियां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कभी प्रेजेंट में और इन फ्यूचर इस तरह का कोई न्यूक्लियर वॉर हो। तो अब हम दोनों ही कंट्रियां जान चुकी थी कि एक पीस की तरफ आगे बढ़ना है और फाइनली यही हुआ था कि दोनों ही कंट्रियों ने शुरुआत कर दी थी और एक पीसफुली एक ट्रीटी हुई थी 5 अगस्त 1963 को। एक एलटीबीटी ट्रीटी हुई थी। ये था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये हुई थी ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। ये ट्रीटी क्या थी? ये ट्रीटी ये थी कि हम कभी भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में और पानी के अंदर या एक्सटर्नल स्पेस में कभी भी न्यूक्लियर बम का टेस्ट नहीं करेंगे। ये ट्रीटी थी। मतलब वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और पानी के अंदर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। जो न्यूक्लियर टेस्ट करना है या न्यूक्लियर परीक्षण करना है, परमाणु परीक्षण, ये इस तरह का बिल्कुल परीक्षण नहीं करेंगे। उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये ट्रीटी हुई थी। मतलब ये पीस की शुरुआत हुई और फाइनली इफेक्टिव हो गई थी ये 10 अक्टूबर 1963 से। तो यहाँ पे एक के सकते कंट्रियों के बीच में एक पीस की शुरुआत हुई थी। ठीक इसके बाद 1962 और 63 में सीनो सोवियत स्प्लिट हो गया था। सीनो क्या था? सीनो से यहाँ पे मतलब समझना है चाइना। तो देखिए, चाइना और सोवियत यूनियन, इन दोनों के शुरू से ही अच्छे रिलेशन थे क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थी। लेकिन 1962 में और 3 में इनके रिलेशन सडनली बिगड़ने लगे थे क्योंकि चाइना का कहना यह था कि जिस तरीके से यूएसएसआर, अब जो वेस्टर्न कंट्रियां, यूएसए, ब्रिटेन, इनसे जो ट्रीटी कर रहे हैं ना कहीं चाइना का कहना यह था कि आपने अपनी जो कम्युनिज्म की फिलोसफी है उसको बदल दिया है और आप वेस्टर्न कंट्रियों से कह सकते हैं दोस्ती करना चाह रहे हैं और ये सब कम्युनिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट है। हमारी कम्युनिज्म की फिलोसफी ये नहीं कहती कि हम वेस्टर्न कंट्रियों के सामने सरेंडर करें और जिस तरीके से आप ट्रीटी कर रहे हैं, चाइना का यही कहना था कि आप ऐसे वेस्टर्न कंट्रियों के सामने कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हैं और कम्युनिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट है। तो उसके इसी चीज को लेकर कह सकते हैं इनके रिलेशन, माओ के रिलेशन निकिता खुश्चेव से बिल्कुल बिगड़ना शुरुआत हो गए। जबकि यूएसएसआर का कहना यह था कि नहीं, हम तो भैया एक पीस की तरफ आगे जाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी वापस वही कंडीशन हो जाए क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था उस समय। तो यूएसएसआर का कहना था कि नहीं, हम तो सिर्फ एक पीस की तरफ आगे जा रहे हैं और हम जाएंगे। तो यहाँ पे चीन से इनके रिलेशन बिगड़ने की स्टार्टिंग हो चुकी थी। 1965 में देखिए एक ट्रीटी हो चुकी थी और फाइनली दोनों के बीच में पीस भी हो चुकी थी। लेकिन फिर वही हुआ, 1965 में अमेरिका ने इंटरवेंशन कर दिया डोमिनिकन रिपब्लिक में। दोनों के बीच में शांति वार्ता हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन बात वही हो गई कि अमेरिका ने इंटरफेयर करा था डोमिनिकन रिपब्लिक में। डोमिनिकन रिपब्लिक में को हम कॉन्गो गणराज्य भी कहते हैं और कॉन्गो क्राइसिस भी कहते हैं। ये कॉन्गो क्राइसिस क्या था?
कॉन्गो में भी एक सिविल वॉर खत्म हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रियाँ इन्वॉल्व थी, वहाँ के लोग भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। तो फाइनली यही हुआ था, वहाँ पे भी एक सिविल वॉर खत्म हुआ होने के बाद अमेरिका ने वहाँ पे इंटरफेयर कर दिया था। अमेरिका यही चाहता था कि कॉन्गो में एक डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाए, तो अमेरिका ने कॉन्गो में इंटरफेयर करा था, जबकि यही था कि इसके पहले अब कहीं कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका का ये कहना था कि नहीं, हम हर उस जगह इंटरफेयर करेंगे जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी के अगेंस्ट होगी। तो यहाँ से क्या हुआ था, जब इनने 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में इंटरफेयर करा था, तो यूएसएसआर ने भी चेकोस्लोवाकिया में इंटरफेयर कर दिया था 1968 में। चेकोस्लोवाकिया में भी कुछ रिफॉर्म्स होने वाले थे, और यूएसएसआर का भी यही था कि जहां भी कुछ रिफॉर्म्स होते थे, कम्युनिज्म की फिलॉसफी के अगेंस्ट कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, वहां तुरंत ये डिप्लॉय करके उस तरह के जो भी रिवोल्ट थे, रिवॉल्यूशन थे, उनको पूरी तरह से पुश कर दिया करता था, सप्रेस्ड कर दिया करता था। मतलब देखा जाए तो जो रिफॉर्म्स की क्रांतियां हुआ करती थी, आज़ादी की डिमांड जो लोग करते थे, उनको पूरी तरीके से उन लोगों का दमन कर दिया करता था यूएसएसआर के द्वारा। तो उनने इंटरफेयर करा तो इनने भी इंटरफेयर कर दिया। फिर देखिए एक और ट्रीटी हुई थी 1 जुलाई 1968 को, एनएनपीटी ट्रीटी। ये क्या थी? न्यूक्लियर नॉन प्रोलोफरेशन ट्रीटी। ये क्या थी? ये ट्रीटी थी, अब यहाँ पे समझना है। देखिए ये ट्रीटी का मकसद ये था कि जिन कंट्रियों ने 5 मार्च 1917 के पहले न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिए हैं, उन्हीं कंट्रियों को सिर्फ न्यूक्लियर बम रखने की परमिशन दे रही थी। ठीक है, उस समय हर कंट्री न्यूक्लियर बम डेवलप कर रही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, उस समय ये हो रहा था कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना लिया था, यूएसएसआर ने बना लिया था, ब्रिटेन ने बनाया था, फ्रांस ने बना लिया था, चीन ने बना लिया था। तो अगर इन लोगों को ये लगा, इन कंट्रियों को, कि अगर इस तरीके से हर कंट्री न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम डेवलप करती चली जाएगी तो धीरे धीरे तो हर कंट्री में न्यूक्लियर बम हो जाएंगे ना। और मान लीजिए हम कभी न्यूक्लियर अटैक एक दूसरे पर नहीं कर रहे हैं, हम तो आपस में कह सकते हैं ट्रीटी कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई दो कंट्रियां आपस में एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक कर देती हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये उसी से रिलेटेड एक ट्रीटी थी। इस ट्रीटी का मकसद ये था कि जिन कंट्रियों ने 5 मार्च 1970 के पहले न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ वही कंट्रियां न्यूक्लियर बम रखेंगी और उन्हीं को इन फ्यूचर भी न्यूक्लियर बम डेवलप करने की परमिशन रहेगी। बाकी की अदर जो कंट्रियां हैं वो अब इन फ्यूचर कभी भी कोई न्यूक्लियर बम नहीं डेवलप करेंगी, ना उनको बनाने की परमिशन देते हैं। तो न्यूक्लियर बम रखने की परमिशन किस किस को दे रही थी? ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और यूएसएसआर, बस इन्हीं 5 कंट्रियों को न्यूक्लियर बम बनाने की और रखने की परमिशन थी। और जो भी कंट्रियां इस ट्रीटी पे साइन कर रही थी, उनको यूएस कह रहा था कि आपके सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। तो अबाउट लगभग कह सकते हैं सभी कंट्रियों ने इस ट्रीटी पे साइन भी कर दी थी, अमेरिका ने साइन भी करवा लिए थे, और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ने ले ली थी। 5 कंट्रियां थी जिनने इस ट्रीटी पे साइन नहीं करे थे। उसमें कौन था? इंडिया था, पाकिस्तान था, इजराइल था, नॉर्थ कोरिया था और एक ईरान था। इनने 5 कंट्रियों ने फाइनली उस ट्रीटी पे साइन नहीं करे थे। 5 कंट्रियों को रखने की परमिशन थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और यूएसएसआर, और इन 5 कंट्रियों ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं करी थी। उन्होंने बाद में भी न्यूक्लियर बम डेवलप किए हैं। इंडिया की अपनी एक फिलोसफी थी, उसका कहना था चाइना के पास न्यूक्लियर बम है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स उससे हैं। पाकिस्तान तो हरकत करता ही रहता है कभी भी, तो हमको तो अगर इन फ्यूचर मौका मिला तो हम तो न्यूक्लियर बम डेवलप करेंगे। पाकिस्तान की कुछ अलग फिलोसफी थी, इजराइल का अलग फिलोसफी थी, नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं था, तो इनने साइन नहीं करे थे। और एक कह सकते साउथ सूडान भी था, लेकिन माना जाता है कि उसको एक कंट्री डिक्लेरेशन नहीं किया गया था, तो वो अभी हम नहीं बात करेंगे उसकी। तो इन 5 कंट्रियों ने बिल्कुल मना कर दिया था। इंडिया ने बाद में न्यूक्लियर बम बना भी लिया था। तो ये इस तरह की एक ट्रीटी थी। इसके बाद में फिर 1969 में एक स्मॉल वॉर हो गया था बिटवीन यूएसएसआर एंड चाइना के बीच में। देखिए वही अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, चीन का ये कहना था ना कि यूएसएसआर अगर इस तरह की ट्रीटियां अगर वेस्टर्न कंट्रियों से कर रहा है तो उनका सपोर्ट कर रहा है, उनसे फ्रेंडशिप कर रहा है, ये कम्युनिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट है कि उनसे फ्रेंडशिप करना और उनका सपोर्ट कर लेना या उनके सामने सरेंडर करना, हमें उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। एक तो ये फिलोसफी थी। चाइना का कहना यह था कि यूएसएसआर ने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया है, अब उनमें वो कम्युनिज्म की फिलोसफी नहीं रही है जो हमारे पास है, और इनके खुद के कुछ बॉर्डर इशू थे। उस और बॉर्डर इशू को लेकर 1969 में इनका एक स्मॉल वॉर हो गया था। हालांकि ये बहुत छोटा वॉर था, लेकिन हाँ वॉर हुआ है तो कहीं ना कहीं चीन और यूएसएसआर के रिलेशन खराब हुए हैं।
ठीक जैसे ही ये वॉर हुआ और चीन और यूएसएसआर के रिलेशन खराब हुए, 1972 में फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट टू चाइना। जैसे ही इनके रिलेशन खराब हुए, देखिए इससे पहले यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट चाइना नहीं गया, तो उनको तो रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं दी थी, लेकिन इनके रिलेशन जैसे बिगड़े, रिचर्ड निक्सन ने तुरंत कह सकते हैं चाइना की यात्रा की। इनका मकसद यही था कि अब चाइना और यूएसएसआर के रिलेशन पहले जैसे नहीं है, तो हम चाइना से भी दोस्ती कर लेते हैं और अपना एक और दोस्त बना लेंगे और यूएसएसआर के अगेंस्ट एक और फ्रंट ओपन कर देंगे। तो ये देखिए, ये रिचर्ड निक्सन थे, ये जिन्होंने कह सकते हैं फर्स्ट टाइम कह सकते हैं चाइना की यात्रा की थी, और वहां जाकर इन्होंने कह सकते हैं चाइना को रिकॉग्नाइजेशन भी दी और उनसे अच्छे रिलेशन कायम किए थे। और ये वहां जाकर किससे मिले थे? ये माओ से मिले थे, माओ। और ये देखिए, माओ चाइना के हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, बहुत फेमस पर्सन है, और इन्हीं के कारण चाइना का सिविल वॉर सक्सेस भी हुआ था। तो इनसे ही ये मिले रिचर्ड निक्सन, और दोनों के बीच में काफी दौर की बातचीत हुई, और कह सकते हैं एक जो इतने सालों से जो दुश्मनी चली आ रही थी वो कह सकते हैं कंट्रोल हुई, और दोनों ही एक पीस की तरफ आगे बढ़े हैं। और इनने कहा बिजनेस स्टार्ट होगा, आउटसाइड बिजनेस तो बिल्कुल ये दोनों कंट्री करेंगी करेंगी। तो रिचर्ड निक्सन और माओ के बीच में अच्छी बातचीत हुई, ये हुआ था। और माओ भी उस समय ये चाहते थे कि इनकी जो कंडीशन जो थी चाइना की, उस समय कोई खास अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो इनको भी अपनी कह सकते हैं आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना था, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कह सकते हैं इंक्रीज करना था। तो इन्होंने भी यही सोचा कि वेस्टर्न कंट्रियों की हेल्प से हम भी हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, और उसी के कारण दोनों के बीच में इस तरह के कह सकते हैं रिलेशन बन गए। इसके बाद 26 मई 1972 को एक साल्ट ट्रीटी हुई थी। साल्ट ट्रीटी क्या थी? देखिए, अब ये 1970 का जो टाइम पीरियड था, इसमें जो कोल्ड वॉर था ना, ये कोल्ड वॉर धीरे धीरे कह सकते हैं और कम होने लगा था। 1970 के बाद कोल्ड वॉर धीरे धीरे कम होने लगा था, कोल्ड वॉर का दौर कह सकते हैं अब जाने लगा था। और अब ये ट्रीटियों का टाइम पीरियड था कि सब एक दूसरे को से ट्रीटी करना है, हर कंट्री एक दूसरे से कह सकते हैं पीस की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ तक आते आते हर कंट्री ये समझ चुकी है कि न्यूक्लियर बम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ ना हो जाए। तो 26 मई 1972 को एक साल्ट ट्रीटी हुई थी, और इसी के साथ कहा जाता है कि एक डिटेंट की शुरुआत हो गई थी। ये ट्रीटी थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ये हुई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी। इसका ये था कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, जो हम बार बार अब हथियारों की जो वेपन्स की जो रेस इसके बारे में जो बात करते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं इसको पूरी तरीके से नहीं बनाया जाएगा। और जितने भी हमारे पास कह सकते हैं जो पहले के न्यूक्लियर बम है, उनको कहीं ना कहीं उनका रिडक्शन स्टार्ट होगा, उनको कम करेंगे, क्योंकि ये समझ चुके थे कि न्यूक्लियर बम बहुत हो चुके हैं, उनका मिसयूज कभी भी हो सकता है। तो इस तरह की एक ट्रीटी थी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे और न्यूक्लियर बमों को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिटेंट की शुरुआत है। डिटेंट मतलब दोनों ही अब कंट्रियां एक पीस की तरफ आगे जा रही हैं, दोनों ही एक दूसरे का कॉपरेशन कर रही हैं और पूरी दुनिया में एक शांति का मैसेज दे रही हैं। तो फाइनली 30 अक्टूबर 1972 को ये इफेक्टिव हो चुकी थी, ये साल्ट ट्रीटी, ये यूएस और यूएसएसआर के बीच हुई थी। इसके बाद में इन 1972 को नवंबर में साल्ट 2 ट्रीटी भी हुई थी। ये भी थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ये भी साइन हुई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में। इसमें भी यही था कि हम हमारी जो न्यूक्लियर बम है उनको पूरी तरीके से अब रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब कम करना स्टार्ट करेंगे, और नए तो लगभग बनाएंगे ही नहीं। अब देखिए, फिर एक ट्रीटी हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे का कह सकते हैं पूरी तरीके से कॉपरेशन कर रहे थे, शांति हो रही थी, पीस हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद देखिए, पहले भी कुछ ट्रीटियां हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, यूएस ने कह सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में इंटरफेयर कर दिया था, तो उनके फिर रिलेशन खराब होने शुरू हो गए थे। और पहले अमेरिका ने इन ट्रीटियों को कह सकते हैं कि तोड़ के इंटरफेयर करा, और अब की बार वही हुआ। देखिए, इस तरह की ट्रीटी हो रही थी, दोनों एक दूसरे का कॉपरेशन करनी थी, और फाइनली 1979 को यूएसएसआर ने इंटरवेंशन कर दी अफगानिस्तान में। या अब यूएसएसआर ने इस बार इस ट्रीटी कह सकते हैं ब्रेक करते हुए अफगानिस्तान में इंटरफेयर करा था। अब यूएसएसआर का अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने का मकसद ये था क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में एक नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, और यूएसएसआर का यही कहना था, निकिता खुश्चेव का, कि हम हर उस कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो कम्युनिज्म की फिलोसफी को एक्सेप्ट करेगी। तो वहां पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट वहां के लोकल लोग थे, रेबल्स थे, कह सकते हैं मुजाहिदीन जिनको कहा जाता था, वो वहां के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां खुद वो लोग अपना एक कह सकते हैं शरिया लॉ एस्टेब्लिश करना चाहते थे। उनका कहना यह था कि हमारे अफगानिस्तान तो शुरू से इस्लामिक कंट्री रहा है, हम यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कह सकते हैं नहीं मानते हैं, और हम यहाँ पे एक शरिया लॉ एस्टेब्लिश करेंगे। तो वहाँ पे आए दिन कह सकते हैं रिवोल्ट हुआ करते थे। तो उन्हीं रिवोल्टों को सप्रेस्ड करने के लिए, दबाने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को भेज दिया था,
कि वहाँ पे हमारी आर्मी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी और इस तरह के जो रिवोल्ट हो रहे हैं उनको दबा देगी। तो इसके अगेंस्ट यही हुआ था कि यूएस के ने यही कहा था कि आप अपनी वापस वही पुरानी वाली पॉलिसी पे आ गए हैं। इतनी ट्रीटी हुई, इतनी शांति वार्ता हुई, लेकिन इसके बाद भी फाइनली हुआ क्या, यूएसएसआर अपनी वही पुरानी पॉलिसियों पे आ गया है, एक्सपेंशन की पॉलिसी और वही कम्युनिज्म को बढ़ाने की पॉलिसी, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म के फिलोसफी को फैलाना। तो फाइनली इनके बीच में बातचीत भी हुई थी, लेकिन जब यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाया था तो 1980 में यूएस ने भी इंटरफेयर कर दिया था अफगानिस्तान में, क्योंकि यूएस भी ये जानता था ना कि कहीं अफगानिस्तान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एडॉप्ट ना कर ले, तो इसलिए उसने भी अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर दिया। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में उन लोगों को सपोर्ट करा था जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, मतलब रेबल्स जो मुजाहिदीन कहलाते थे। ये देखिए, ये अफगानिस्तान, ये अमेरिका के कुछ सोल्जर हैं और ये वहाँ के मुजाहिदीन हैं, ये इस तरीके से खड़े हैं, प्लान बना रहे हैं। और ऐसे ही कई प्लान बनाए जाते थे अफगानिस्तान में। किसके अगेंस्ट कह सकते हैं, यूएसएसआर की आर्मी के अगेंस्ट ये लोग प्लान बनाते थे कि किस तरीके से अटैक करना है, किस तरीके से उनको यहाँ से हटाना है। तो इस तरीके से कह सकते हैं अमेरिका की आर्मी के सपोर्ट से ये लोग काम करते थे और अमेरिका इनको फुल्ली सपोर्ट करता था। और यहाँ पे एक मैप भी देख लीजिए, अफगानिस्तान, इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इस तरह की कंडीशनें हुआ करती थी। तो ये मैप है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अमेरिका ने उस समय यहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट करा था, इनको हथियारों से भी सपोर्ट करी थी, इनको पैसे से भी सपोर्ट करा था। और ये सारी जो सपोर्ट होता था ना, पाकिस्तान के रास्ते होती थी। पाकिस्तान बहुत बड़ा उनका कह सकते हैं हेल्प करता था उस समय, सपोर्टर कह सकते हैं हो गया था। लेकिन बाद में कुछ समय बाद यही हुआ था कि कुछ अमेरिका की पॉलिसियों के अगेंस्ट ही हो गए थे मुजाहिदीन, जिनको पहले अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे, प्रॉपर हर तरह से हेल्प करी थी, ये सब यूएसएसआर की आर्मी के अगेंस्ट थी। लेकिन कुछ समय बाद यही मुजाहिदीन अमेरिका के भी अगेंस्ट हो गए थे और इन्हीं में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने थे, जैसे तालिबान था, अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन। और बाद में इन्हीं की अमेरिका की कुछ फिलोसफी के अगेंस्ट इन्होंने अमेरिका पे भी अटैक करा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत पर, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। तो बस उसके आगे बाद अमेरिका ने वापस इन लोगों के अगेंस्ट कह सकते हैं अटैक करना स्टार्ट करा था। और अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में जहां जहां इनके ठिकाने थे वहां पे बम गिराए थे। और फाइनली 2011 में क्या हुआ था, अलकायदा के जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, उसको मार गिराया था एबटाबाद से पकड़कर। तो ये अफगानिस्तान वॉर था। देखिए, इस तरीके से ये लोग, अमेरिका के सोल्जर, इनको सपोर्ट किया करते थे। फाइनली क्या हुआ, जब 1980 में अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने गए थे रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन अमेरिका के यूएस के नए प्रेसिडेंट बने। तो जैसे ही वो नए प्रेसिडेंट बने थे, 23 मई 1983 को यूएस ने लॉन्च करा था स्टार वॉर प्लान। नए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन बन गए हैं और उन्होंने आते से ही कह सकते हैं अपनी आर्मी के एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, क्योंकि वो समझ गए थे, उनका कहना यह था कि यूएसएसआर अपनी फिलोसफी को कभी नहीं छोड़ेगा अफगानिस्तान के वॉर के बाद ही। तो उन्होंने एक स्टार वॉर प्लान लॉन्च करा था। ये प्लान क्या था, अब की बार रोनाल्ड रेगन का ये कहना था कि हमारे जो कह सकते हैं सैटेलाइट है ना, जो कह सकते हैं अर्थ के ऑर्बिट में रहते हैं, अब हम उसमें भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें डिप्लॉय कर देंगे, हमारी सैटेलाइटों में भी न्यूक्लियर मिसाइलें रहेंगी। ये एक प्लान था, स्टार वॉर प्लान कह सकते हैं। तो हमारी सैटेलाइटों में भी जब न्यूक्लियर मिसाइल रहेंगे और कभी यूएसएसआर ने हमारे अगेंस्ट कुछ करा तो हम कह सकते हैं स्पेस से ही उस पर अटैक कर देंगे। तो अब जब स्पेस से अटैक होगा तो फाइनली उससे तो कोई बच ही नहीं सकता ना, उस समय तो कोई बचने का चांसेस ही नहीं थे। और आर्मी के एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिए, उनके आर्मी को मॉडर्नाइजेशन भी करना स्टार्ट करा। पहले ही मॉडर्न है और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करेंगे। हालांकि ये स्टार वार प्लान उस समय सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि हुआ ये था, क्योंकि उस समय के कई पॉलिसी मेकर हमेशा से ये कहते थे कि स्टार वॉर प्लान बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्लान है और हमारे पास अभी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम न्यूक्लियर मिसाइलों को फाइनली कह सकते हैं सैटेलाइटों में डिप्लॉय कर दें, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कौन रखेगा, उनकी सिक्योरिटी नहीं हो सकती ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई या किसी और कारण से कभी न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च हो गई या उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई, जिसके बाद अगर वो अपने आप लॉन्च हो जाती है तो वो कहाँ गिरेंगी, गिरेंगी तो अर्थ पर ही ना। और अर्थ पर कहाँ गिरेंगी ये भी नहीं कह सकते, किसी भी कंट्री पर गिर जाएंगी और जहां भी वो गिरेंगी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनकी सिक्योरिटी क्या रहेगी, इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं है अभी हमारी कि हम सैटेलाइटों में न्यूक्लियर मिसाइलें डिप्लॉय कर दें। तो इस तरह के उस समय पॉलिसी मेकर थे, इसलिए ये स्टार वॉर प्लान पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये है कि इसके कारण जो यूएसएसआर है उसको भी अपनी आर्मी के एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ाने पड़ गए थे और जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। तो यहाँ से माना जाता है कि जो इतने टाइम से जो डिटेंट की पॉलिसी थी पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी थी स्टार वॉर प्लान के साथ ही। जो एक कॉपरेशन था, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करना है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और वापस एक
कह सकते हैं ये दौर शुरू हो गया था। अब 1983 में नाटो ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। नाटो वही मैंने जो आपको बताया था कि 28 कंट्री का एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था। तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली थी जिसको कहा गया था एबल आर्चर 83, और इसका कोड नाम था कमांड पोस्ट एक्सरसाइज। एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इसमें नए नए वेपन्स, नई नई मिसाइलों को, नए नए न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च किया गया था, बाकायदा शो ऑफ किया गया था। तो इसके अगेंस्ट यूएसएसआर का यही कहना था कि आप इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा आप हम पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि उस समय यूएसएसआर ने यही कहा था कि ये सीधा सीधा हमारे ऊपर अटैक है और इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। तो यूएसएसआर ने भी यही कहा था कि अब हम भी फाइनली, हमारी भी वार्सो पैक्ट की कंट्रियां पूरी तरीके से ये देख लीजिए तैयार हैं और हम भी अब आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर अटैक ही कर रहे हैं। तो इस तरह से वार्सो पैक्ट की कंट्रियां भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी और वापस पूरी दुनिया के सामने एक डिसाइड हो गए थे कि अब इन दोनों कंट्रियों के बीच में डिटेंट तो फिनिश हो गई, न्यूक्लियर अटैक कभी भी हो सकता है, दोनों वापस फाइट करने लगेंगी। लेकिन फाइनली हुआ यही कि जिस तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हुआ था, दोनों के बीच में वापस बातचीत हो गई, वापस फाइनली दोनों एक पीस की ओर आगे बढ़ी और फिर ये चीज खत्म हुई थी जिस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हुआ था। ठीक इसके बाद में 1983 में एक साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट था, उसको कह सकते हैं यूएसएसआर ने मार गिराया था। ये साउथ कोरिया का कह सकते हैं एक पैसेंजर प्लेन था या एयरक्राफ्ट था, इसको यूएसएसआर ने मार गिराया था। यूएसएसआर का कहना यह था कि इस कह सकते हैं एरोप्लेन से, एयरक्राफ्ट से अमेरिका हमारी जासूसी कर रहा है, इसलिए हमने इसको मार गिराया। तो यूएसएसआर का इस समय काफी कह सकते हैं विरोध भी हुआ था कि वो तो एक पैसेंजर प्लेन था, वहां पे तो आम सिविलियंस थे, आपने उसको क्यों मार गिराया। लेकिन यूएसएसआर का ये कहना था नहीं, आप हमारी वापस जासूसी करना स्टार्ट कर दी और वापस जासूसी कर रहे हैं। तो ये इस तरह का एक घटना भी हुई थी। इसके बाद 1983 से 85 में गोर्बेचोव बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। गोर्बेचोव, मिखाइल गोर्बेचोव यूएसएसआर के न्यू प्रेसिडेंट बन गए थे 1983-85 में। अब ये मिखाइल गोर्बेचोव जैसे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने ना, यहाँ से इन्होंने कह सकते हैं आर्म्स रेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया और यहाँ से एक नई रिफॉर्म्स प्रोसेस शुरू हो गई थी और यहाँ से एक नया दौर आ गया था, बिल्कुल नया टाइम पीरियड। क्योंकि गोर्बेचोव ने पूरी तरीके से आर्म्स रेस को खत्म करा और जो सोवियत यूनियन की इतने साल से गिरती हुई इकोनॉमी थी, उनके वहाँ पे जो कह सकते हैं जरूरत की चीजें अवेलेबल नहीं हो रही थी, वहाँ के लोगों को कह सकते हैं उनकी एग्रीकल्चर पूरी तरीके से खराब हो रही थी, उतना ज़्यादा उनमें प्रोडक्शन नहीं होता था। उन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया और एक रिफॉर्म्स की प्रोसेस की शुरुआत की। ये थे गोर्बेचोव, मिखाइल गोर्बेचोव। ये काफ़ी फेमस लीडर बन गए थे उस समय यूएसएसआर के और इन्हीं ने कह सकते हैं कुछ रिफॉर्म प्रोसेस शुरू की थी जिसमें इन्होंने दो पॉलिसियां लाए थे, ग्लास नोट्स की और दूसरी पेरिस्ट्रॉइका। ग्लास नोट्स क्या थी? ग्लास नोट्स का मतलब ये था कि ओपननेस, इन्होंने पूरी तरीके से ओपन कर दिया। मतलब इतने सालों से जो यूएसएसआर में ये था उस समय कि कभी भी कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट को देख नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने एक पॉलिसी लगाई ग्लास नोट्स, मतलब ओपननेस। मतलब अब जो भी हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं उनको पूरी तरीके से डिसक्लासिफाइड कर दिया जाए। हर पर्सन, हमारी जो भी हम वर्क करना है या जो भी वर्क किया उन सबको जानने का हक है और पर्सन को दिखाया जाए। लोगों को स्पीच की फ्रीडम दी गई कि हाँ बोल सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसियों से खुश नहीं है तो, स्पीच की फ्रीडम दी गई। प्रॉपर एजुकेशन को इन्होंने इंक्रीज करा था गोर्बेचोव ने। उस समय एजुकेशन में भी बिल्कुल ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लोगों को एजुकेटेड किया और इकोनॉमी बढ़ाई। तो इस तरह के प्रोसेस शुरू की थी और मीडिया को फ्रीडम दी गई थी। मीडिया को उस समय फ्रीडम नहीं थी, यूएसएसआर में उस समय कभी भी कोई भी न्यूज़ वाले वेस्टर्न कंट्रियों की न्यूज़ को नहीं शो कर सकते थे। तो इन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी थी कि अगर अब आप गवर्नमेंट की पॉलिसियों के अगेंस्ट भी न्यूज़ छाप सकते हैं, न्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट में जो भी कमी हो, गवर्नमेंट अगर जो भी कुछ गलत कर रही है तो उसको पूरी तरीके से आप पेपरों में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल पे आप बिल्कुल दिखाया जा सकता है। इसके पहले जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये रिफॉर्म्स की प्रोसेस थी। तो माना जाता है कि ये जो रिफॉर्म्स की प्रोसेस इन्होंने की थी ना, इसी के कारण यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और एक पेरिस्ट्रॉइका भी थी। पेरिस्ट्रॉइका का मतलब ये था कि अब हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे अपनी कंट्री में। हम मतलब पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था, प्राइवेट बिजनेस नहीं थे यूएसएसआर में, किसी को भी प्राइवेट बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी। इन्होंने अब प्राइवेट बिजनेस करने की भी लोगों को परमिशन दी कि नहीं, अब प्राइवेट बिजनेस करने की भी परमिशन दो लोगों को। और अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की कंपनी अगर यूएसएसआर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको हम प्रॉपर उनका वेलकम करेंगे। तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे।
लेकिन बाद में यही हुआ था और इन्हीं की पॉलिसियों के कारण बहुत रिवोल्ट शुरू हो गए थे। और इस बार क्या हुआ था, ये गोर्बेचेव ने आर्म्स रेस खत्म करवा दी थी। अब इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पे अब रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे। और इसके पहले ये होता था कि जहां भी कुछ भी रिफॉर्म्स हुआ करते थे वहां पे यूएसएसआर अपनी आर्मी को भेजकर उस तरह के रिवोल्टों को पुश कर दिया करते थे, दबा दिया करते थे। लेकिन अब इन गोर्बेचेव ने अपनी आर्मी को कहीं नहीं भेजा, इन्होंने पूरी तरीके से फ्रीडम छोड़ दिया। मतलब अब जहां भी अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहां पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से दबाया नहीं जा रहा है, उनको सप्रेस नहीं किया जा रहा। तो इसके कारण कह सकते हैं बाद में जो यूएसएसआर का डिसोल्वेशन हुआ था, कहीं इन्हीं को मानते हैं कि इन्हीं की पॉलिसियों के कारण यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था फाइनली। लेकिन हाँ, गोर्बेचोव बहुत फेमस लीडर थे, बहुत से लोग उनको पसंद भी किया करते थे, लेकिन बहुत से लोग उनके अगेंस्ट भी हो गए थे, क्योंकि मानते थे ये पूरी तरीके से कम्युनिज्म की फिलॉसफी के अगेंस्ट है कि इतनी ज़्यादा फ्रीडम लोगों को दी जाने लगी। और इन्हीं की फ्रीडम देने के कारण मीडिया ने बाद में इन्हीं के अगेंस्ट कह सकते हैं न्यूज़ें दिखाना, पेपरों में न्यूज़ें प्रिंट करना स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण कह सकते हैं लोगों को यूएसएसआर की पूरी कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट थे डिस्क्लासिफाइड हो गए, और लोगों को समझ में आ गया कि इन लोगों की फिलॉसफी के कारण ही पूरी तरीके से आज हमारी ये कंडीशन है। और उसके कारण ही प्रॉपर लोग एजुकेटेड हुए, तो लोगों ने भी कह सकते हैं अपने अपने ग्रुप बना लिए थे। तो इसके कारण ही लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किए, और रिवोल्ट को इन्होंने दबाया भी नहीं, और यूएसएसआर फाइनली फेल हो गया था। देखिए, इन्होंने एक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी, और इसके साथ ही 1985 में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बन गए थे यूएस के यूएसएसआर से, क्योंकि अब ये आर्म्स रेस को पूरी तरह से इन्होंने कंट्रोल कर दिया था। तो यूएस का यही कहना था कि अब हम पूरी तरीके से पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 1985 में वापस इनकी एक शांति वार्ता का दौर शुरू हो गया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। और फाइनली बर्लिन में भी रिवोल्ट हुए थे। 1989 में बर्लिन वॉल वॉज डेमोलिश। बर्लिन में भी कह सकते बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इनके, कह सकते ईस्टर्न बर्लिन में, कि अब ईस्टर्न जो इनने वॉल बनाई थी वहां पे ईस्टर्न बर्लिन में पूरी तरीके से रिवोल्ट हुए। और इन्होंने इस बार वही हुआ, मिखाइल गोर्बेचोव ने कहीं पे भी अपनी आर्मी नहीं भेजी। पहले इनकी आर्मी भेज के इस तरह के रिवोल्टों को दबा दिया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कहीं भी अपनी आर्मी नहीं भेजी। और फाइनली यही हुआ कि ईस्टर्न बर्लिन में भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए, ये आप देख सकते हैं। और फाइनली बर्लिन वॉल को डेमोलिश कर दिया गया, बर्लिन वॉल गिरा दी गई, और यहाँ पे बर्लिन वॉल को पूरी तरीके से इन्होंने गिरा दिया गया है। और कोई भी यूएसएसआर की आर्मी यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इस बार तो मिखाइल गोर्बेचोव अपनी आर्मी को भेज ही नहीं रहे ना। और यही हुआ। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं इन 1990 में यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का। बर्लिन वॉल के गिराने के साथ ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। देखिए यहाँ पे ये जो जर्मनी है, जो इतने पार्टों में कभी डिवाइड था, तो जैसे ही ये बर्लिन वॉल गिरी थी, पूरी तरीके से जो ईस्टर्न ब्लॉक था सोवियत यूनियन का, यहाँ से कह सकते हैं कहीं ना कहीं कम्युनिज्म गवर्नमेंट गिर चुकी थी। यहाँ पे अब कम्युनिज्म गवर्नमेंट है ही नहीं। अब ये जो रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कम्युनिज्म गवर्नमेंट है ही नहीं, एक तरह से मानेंगे नहीं। और पूरी तरीके से जर्मनी ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट को मिला के एक जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, और गोर्बेचेव ने अपनी कोई आर्मी नहीं भेजी। तो इस तरीके से जब ये अपनी आर्मी कहीं भेज ही नहीं रहे थे, तो अलग अलग जगह भी कह सकते हैं पूरी वार्सो पैक्ट की कंट्रियां और ईस्टर्न जो यूरोप है वहां पे अलग अलग जगह अपनी लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे। लोग कहने लगे कि यूएसएसआर ने जबरदस्ती हमको हमारे में इन्वॉल्व करके रखा है, और अब हम इंडिपेंडेंसी की डिमांड करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंसी की डिमांड भी उस समय होने लगी थी। तो और इनने अपनी आर्मी ना भेजी, तो वह सब रिवोल्ट सक्सेस होते गए, और फाइनली ये हुआ कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। फाइनली जर्मनी 1990 को यूनिफाइड हो चुका था, ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी को मिला के जर्मनी ये देखिए यूनिफाइड हो गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया था, अब जैसे ही 1990 को जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, अब 31 जुलाई 1991 को एक और ट्रीटी हुई थी। इसको कहा गया था स्टार्ट ट्रीटी या सार्ट ट्रीटी। ये था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये भी हुई थी साइन यूएस और यूएसएसआर के बीच में। और हाँ, ये चीज और एक समझ लें, जैसे ही बर्लिन वॉल को गिराया था ना, वैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट उस समय थे जॉर्ज बुश, उनका कहना यह था कि नाउ कोल्ड वॉर इज ओवर। क्योंकि उनका कहना यह था कि बर्लिन वॉल गिर चुकी है, अब सभी कंट्रियां एक पीस की तरफ आगे आ रही हैं, और अब एक कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड जा चुका है। अब एक पीस होगी पूरी दुनिया में, और एक शांति होगी। उसके बाद 31 जुलाई 1991 को ट्रीटी हुई थी। ये यूएस के प्रेसिडेंट उस समय थे जॉर्ज बुश, और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे गोर्बेचोव, वही जो रिफॉर्म्स ला रहे थे उनके बीच हुई थी। इनका यह था कि हमारी जो न्यूक्लियर मिसाइल ने हमको पूरी तरीके से रिडक्शन करेंगे, उनको पूरी तरीके से कमी लाएंगे, आर्म्स रेस खत्म ही कर देंगे। तो ये एक ट्रीटी थी 31 जुलाई 1991 को। इसके बाद ही दिसंबर 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का।
इन 15 सब नेशनल पार्ट। देखिए वही हुआ, ये 15 सब नेशनल पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, जब यूएस मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी आर्मी कहीं नहीं भेजी, किसी तरीके से कोई रिवोल्ट को नहीं दबाया था, तो फाइनली इन सबके बाद में ये सारे 15 कह सकते हैं 14, एक तो उसमें अलग ही है, इन 15 जो पार्ट इनको मिला के एक यूएसएसआर बना था। हर जगह रिवोल्ट हुए और पूरी तरीके से हर जगह रिवोल्ट सक्सेसफुल हो गए और बहुत सी कंट्रियों ने कम्युनिज्म के फिलोसफी को पूरी तरीके से हटा दिया और यूएसएसआर जो कभी था वो 15 सब नेशनल पार्टों में डिवाइड हो चुका था। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज समझना, इसमें एक रशिया था, तो बोल सकते हैं रशिया और 14 अलग अलग पार्टों को मिलाकर एक ये यूएसएसआर बना था। तो वो अलग अलग पार्ट में बिल्कुल रिवोल्ट सक्सेसफुल रहे और ये सारे 15 सब नेशनल पार्ट यूएसएसआर से अलग हो चुके थे। तो इन 1991 डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के साथ ही एंड ऑफ कोल्ड वॉर फाइनली खत्म हो गया था। और जैसे ही 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, आफ्टर फिनिश कोल्ड वॉर यूएस बिकेम ओनली वन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया था कि यूएस ही दुनिया की सुपर पावर है, और यूएस पूरी दुनिया के सामने एक सुपर पावर बनकर उभरा भी था कि पूरी दुनिया में एक सुपर पावर ही है और वो है सिर्फ यूएस। तो 1991 में यूएस बन गया था सुपर पावर। इसके बाद एक ट्रीटी और हुई थी, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ऑन 31 जनवरी 1993 को। ये सार्ट ट्रीटी थी या स्टार्ट ट्रीटी, इसके पहले जो बताई थी वो फर्स्ट थी, अब ये सार्ट या स्टार्ट सेकेंड है। ये भी साइन हुई थी यूएस और रशिया के बीच में। अब देखिए यहाँ पे मैं रशिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे रशिया है ना, क्योंकि यूएसएसआर तो उसके 14 पार्ट वो और एक रशिया, उनको मिला के पूरा यूएसएसआर बना था। लेकिन अब तो उनका डिसोल्वेशन हो गया ना, वो पार्ट अलग हो गए, तो अब फाइनली बचा क्या, रशिया बचा है ना। तो अब यहाँ पे रशिया के बीच में हुई थी, तो फाइनली कह सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव को तो बाद में हटा दिया गया था क्योंकि उनको बहुत से लोग पसंद ही नहीं करते थे। तो अब जो रशिया के प्रेसिडेंट बने थे वो बोरिस येल्त्सिन बने थे, और इन्हीं को और जॉर्ज बुश के बीच में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, ये फाइनली लास्ट ट्रीटी हुई थी, जिसमें यही हुआ था कि हम हमारी एक पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे और न्यूक्लियर मिसाइलों को पूरी तरीके से कम कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से एक पीस की तरफ आगे बढ़े थे बोरिस येल्त्सिन और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। फाइनली कोल्ड वॉर इसके साथ ही फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।